Hello guys, welcome to our channel. Let's start the story of the future. Chapter 28 होटल रॉयल किंगडम। आरुषि सैम और राधिका को अक्षत के प्यार के बारे में बताती है। अक्षत को जिस लड़की से प्यार हुआ था वह उसका नाम भी नहीं जानता था, यहाँ तक कि उसका चेहरा भी उसने ठीक से नहीं देखा था। आरुषि के कहने के हिसाब से तो अक्षत को बस उस लड़की की आंखों से प्यार हो गया था। सैम, वाह, तेरे भाई की लव स्टोरी तो बहुत कमाल की है, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना कि तेरे भाई को सिर्फ अट्रैक्शन हुआ हो उस लड़की के साथ। आरुषि, नहीं, वह अट्रैक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि अगर सिर्फ अट्रैक्शन होता तो भाई अब तक उस लड़की को भूल चुके होते, लेकिन वह पिछले 2 साल से सिर्फ उसी लड़की के बारे में सोचते हैं और उसी को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये सिर्फ अट्रैक्शन कैसे हो सकता है? उद्धरण चिन्ह। सैम, ओह, 2 साल बहुत लंबा वक्त होता है ये। लगता है मामला काफी सीरियस है यार। तेरा क्या कहना है रूह? उद्धरण चिन्ह। राधिका, बेकार है। दुनिया में लव स्टोरी जैसी कोई चीज नहीं होती, प्यार व्यार सब मतलब की बातें हैं। जैसे ही मतलब खत्म हुआ प्यार भी खत्म हो जाता है। प्यार एक भ्रम है और मुझे हकीकत में जीना पसंद है। मैं इन सब बातों पर भरोसा नहीं करती। आरुषि और सैम बहुत अच्छे से जानते थे कि राधिका को प्यार से इतनी नफरत क्यों है, इसलिए वह दोनों इस बारे में कुछ नहीं कहते और बात बदलने की कोशिश करते हैं। सैम, वैसे रूह, फिर तूने क्या सोचा है कल के बारे में? कहाँ लेकर जा रही है अक्षत खुराना को डेट पर? उद्धरण चिन्ह। राधिका, वॉट? उद्धरण चिन्ह। सैम, मेरा मतलब कि बिजनेस मीटिंग के लिए। कहाँ जाने का सोचा है? उद्धरण चिन्ह। राधिका, पता नहीं, अब वह जहाँ बोलेगा वही जाना पड़ेगा ना, और कोई रास्ता भी तो नहीं है मेरे पास। उद्धरण चिन्ह। आरुषि, फिक्र मत कर रूह, हाँ, मेरा भाई बाहर से बहुत रूड है मगर वह दिल का बुरा नहीं है। वह तेरे साथ कुछ गलत नहीं होने देगा। राधिका, देखते हैं। तीनों थोड़ी देर बैठकर बातें करते हैं और फिर सोने चले जाते हैं। अगले दिन सुबह उठकर राधिका पहले अपने ऑफिस जाती है और वहां का काम देखती है। दोपहर के वक्त उसके फोन में किसी अनजान नंबर से मैसेज आता है। वह चेक करके देखती है तो अक्षत का मैसेज था। राधिका, इस आदमी के पास मेरा फोन नंबर कहाँ से आया? उद्धरण चिन्ह। पास खड़ी डिम्पल उससे पूछती है, आप किसकी बात कर रही है? उद्धरण चिन्ह। राधिका, वही जिसके साथ आज मीटिंग है। डिम्पल, ओह, अक्षत सर, उनके लिए किसी का भी फोन नंबर ढूंढ निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो बहुत आसान है उनके लिए। राधिका मैसेज पढ़कर देखती है। शाम 7 बजे, होटल रॉयल पैलेस। होटल का नाम पढ़कर राधिका चौंक जाती है। शिट यार, यह आदमी बस एक डील साइन करने के लिए बेंगलुरु की सबसे बड़ी और महंगी होटल में जाना चाहता है। हाँ, लेकिन उसे क्या फर्क पड़ता है? बिल तो मुझे पे करना है ना। यार, क्या मुसीबत है? डिम्पल, हमारे पास कोई ऑप्शन भी तो नहीं है मैम, जाना तो पड़ेगा। राधिका, हम सारी फाइल्स रेडी है ना? मैं कोई गलती नहीं चाहती। डिम्पल, यस मैम, सब कुछ रेडी है। आज की डील के लिए बेस्ट ऑफ लक। राधिका, हम थैंक्स। शाम को राधिका पहले घर जाती है और मीटिंग के लिए रेडी होती है। उसने बिजनेस सूट ही डाला था, लेकिन तभी उसके फोन में फिर से अक्षत का मैसेज आता है। कुछ अच्छा पहन कर आना, हमारी मीटिंग ऑफिस में नहीं होटल में है। आई होप यू अंडरस्टैंड वॉट आई मीन टू से। राधिका, यार, मतलब मैं अब बिजनेस सूट पहनकर नहीं जा सकती, क्या मुसीबत है यार? राधिका वार्डरोब में दूसरे कपड़े देखने लगती है और उसमें से एक ड्रेस निकालकर उसे पहन लेती है और फिर बिना देरी किए वह अपनी कार लेकर होटल के लिए निकल जाती है। होटल पहुंचकर राधिका सबसे पहले घड़ी में देखती है 6:55 बज रहे थे। वह जल्दी जल्दी में भागकर होटल के अंदर जाती है और आसपास अक्षत को ढूंढने लगते हैं। अक्षर पहले से ही वहां पहुंच चुका था और राधिका का इंतजार कर रहा था। जब राधिका की नजर उसे पर पड़ती है तो वह तुरंत उसके सामने जाकर बैठ जाती है। अक्षत एक नजर राधिका को देखा है और फिर अपनी घड़ी की तरफ देखता है। 6:58 हो रहे थे। अक्षत, हम अगर तुम 2 मिनट और देर से आती तो मैं आज की यह मीटिंग पक्का कैंसिल कर देता। राधिका, हाँ मैं जानती हूँ, पर मैं बिल्कुल टाइम पर हूँ। अक्षत एक नजर राधिका को देखता है। यह ड्रेस राधिका पर काफी सूट कर रही थी। उसने ब्लैक कलर के हाई नेक और फुल स्लीव टॉप के साथ घुटनों तक की लेंथ का डिजाइनर स्कर्ट पहना हुआ था। उसने अपने कपड़ों को अच्छे से सेट किया हुआ था और वह उसमें काफी सुंदर लग रही थी। साथ ही उसने कपड़ों के साथ मैचिंग ब्लैक पर्स और ब्लैक हील्स पहनी थी। राधिका भी अक्षत को ऊपर से नीचे तक देखती है। अक्षत भी कुछ कम नहीं था। इत्तेफाक से उसने भी राधिका से मैचिंग ब्लैक शर्ट पहन रखा था। इन दोनों को साथ में देखकर वहां पर खड़ा कोई भी यही सोचेगा कि ये दोनों कपल हैं और यहाँ डेट के लिए आए हैं, लेकिन असलियत में तो दोनों एक दूसरे को दुश्मन मानकर बैठे थे। तभी वेटर उन दोनों के पास आता है।
वेटर मेम ऑर्डर प्लीज। उद्धरण चिन्ह। राधिका उसे ऑर्डर देती है, वेटर ऑर्डर लेकर जाने लगता है। राधिका कुछ बोलती उससे पहले ही अक्षत उस वेटर को रोक कर कहता है, अरे रुको, भला यह क्या बात हुई, मुझसे भी तो पूछो ऑर्डर के लिए। उद्धरण चिन्ह। वेटर ओह सॉरी सर, मुझे लगा कि मेम ने जो ऑर्डर किया आप भी वही लोगे। अक्षत भला यह क्या बात हुई। उद्धरण चिन्ह। वेटर वो सर, ज्यादा देर वाइफ ही ऑर्डर देती है और हस्बैंड लोग उसे मान लेते हैं, इसलिए मुझे लगा कि आप भी अपनी वाइफ की पसंद का खाना ही खाओगे। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुनकर राधिका और अक्षत एक दूसरे की तरफ देखते हैं और फिर जोर से बोलते हैं, वॉट। उद्धरण चिन्ह। राधिका ये और मेरा हस्बैंड इस जन्म में तो कभी नहीं। उद्धरण चिन्ह। अक्षत यार, तुझे क्या मेरी चॉइस इतनी खराब लगती है कि मैं इस लड़की को अपनी वाइफ बनाऊंगा। उद्धरण चिन्ह। राधिका एक्सक्यूज मी, बहुत से लड़के मरते हैं मुझे डेट करने के लिए, ओके। अक्षत हाँ तो उन लड़कों की चॉइस ही एकदम खराब है, तो उसमें मेरी क्या गलती है। उद्धरण चिन्ह। राधिका चुप रहो तुम, उनकी चॉइस नहीं तुम्हारी आंखें खराब है। दुष्ट लोमड़ी लुक ऑफ ट्रायम्फ। अक्षत चुप कर अकड़ू बिल्ली, मेरी आंखें नहीं तेरी शक्ल ही खराब है। आई बड़ी पाउटिंग। उन दोनों को ऐसे बच्चों की तरह झगड़ता देख वह वेटर कंफ्यूज हो जाता है। वह दोनों को शांत करते हुए बीच में बोलता है, प्लीज शांत हो जाइए। सॉरी सर, सॉरी मैम, वह मुझे गलतफहमी हो गई थी, माफ कर दीजिए। उद्धरण चिन्ह। राधिका कोई बात नहीं। अक्षत इट्स ओके। वेटर सर ऑर्डर प्लीज। उद्धरण चिन्ह। अक्षत तुम मुझे ये बताओ कि इस होटल में सबसे महंगा क्या मिलता है। उद्धरण चिन्ह। वेटर उसे होटल की सबसे महंगी ड्रिंक और सबसे महंगी डिश के बारे में बताता है। अक्षत ठीक है, तो मेरे लिए ये दो ले आओ। राधिका गुस्से से उसे घूरती है। अक्षत उसे चिढ़ाने के लिए बोलता है, क्या हुआ, पैसे नहीं है क्या। मुझे नहीं पता था तुम इतनी गरीब हो चुकी हो, कोई बात नहीं तुम फिक्र मत करो, मैं दे दूंगा, मेरा एहसान समझ लेना इसे। राधिका मुझे तुम्हारे एहसान की कोई जरूरत नहीं है, आज का बिल में ही दूंगी, जैसा कि तय हुआ था। अक्षत ठीक है तुम्हारी मर्जी। राधिका तो अब डील के बारे में बात करें। अक्षत ठीक है, तो मिस रूही आप मुझे ये बताएं कि हमारी कंपनी को आपकी कंपनी के लिए इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। राधिका क्योंकि आपको अपने कॉन्ट्रैक्ट के लिए जिसकी जरूरत है मेरी कंपनी उसके लिए एकदम परफेक्ट है। मेरी कंपनी के सारे एम्प्लॉय भी काफी टैलेंटेड हैं, हमारे साथ डील करके आपकी कंपनी को काफी फायदा हो सकता है। अक्षत ओके, बट अगर हमें लॉस हुआ तो। उद्धरण चिन्ह। राधिका ऐसा कभी नहीं होगा, लेकिन अगर गलती से भी ऐसा कुछ हुआ तो हमारी कंपनी सूद समेत आपके सारे पैसे आपकी कंपनी को लौटा देंगे, हम आपको एक पैसे का भी नुकसान नहीं होने देंगे। अक्षत ठीक है, मगर डील फाइनल करने के लिए मेरी कुछ शर्त है। राधिका कैसी शर्त। उद्धरण चिन्ह। अक्षत तुम्हें हर वक्त मेरे साथ रहकर कॉन्ट्रैक्ट के लिए काम करना होगा, पर जब तक हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं हो जाता तुम किसी और कंपनी के साथ कोई डील नहीं कर सकती। राधिका मगर ऐसा क्यों। उद्धरण चिन्ह। अक्षत बस यही मेरी शर्तें है, तुम्हें मंजूर है तो बोलो, वरना और भी बहुत सी कंपनी हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए तैयार बैठी है। राधिका के पास और कोई रास्ता नहीं था, वह अक्षत की शर्तें मान लेती है। उन दोनों का ऑर्डर भी आ जाता है और दोनों खाना खाने लगते हैं। दोनों में से कोई भी कुछ नहीं बोल रहा था। अक्षत इस चुप्पी को तोड़ते हुए बोलता है, अक्षत क्या तुम बचपन से ही इतनी एकदू हो या बड़ी होकर पागल बन गई। उद्धरण चिन्ह। राधिका उसकी तरफ देखकर मुस्कुराती है और फिर कहती है, क्या आप पैदाइशी दुष्ट थे या बचपन में कहीं सर पर चोट लगने की वजह से दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। उद्धरण चिन्ह। अक्षत अपने सवाल का टेढ़ा जवाब सुनकर थोड़ा गुस्सा हुआ, मगर उसने इग्नोर कर दिया। अक्षत मन में, ये लड़की खुद को समझती क्या है, मेरे सामने इतना एटीट्यूड दिखाती है जैसे कि मिस यूनिवर्स हो। अब तो डील साइन हो चुकी है, अब से बताता हूं कि मुझसे पंगा लेना उसकी कितनी बड़ी गलती थी। राधिका मन में, मैंने दिल साइन तो कर ली है, मगर पता नहीं कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने तक ये दुष्ट लोमड़ी मुझे कितना परेशान करेगा। इसके इरादे तो मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहे। अचानक से राधिका को कुछ सूझता है और वह पूछती है, तुम आरुषि के बड़े भाई हो, लेकिन मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा, यहाँ तक कि तुम उनकी फैमिली फोटो में भी नहीं हो, ऐसा क्यों। उद्धरण चिन्ह। उसका सवाल सुनकर अक्षत उदास हो जाता है। वह हमारा फैमिली मैटर है और मेरी पर्सनल लाइफ है, तुम्हें उसमें पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। राधिका हाँ ठीक है, नहीं बताना है तो मत बताओ, मैंने तो बस ऐसे ही पूछ लिया था। राधिका कब से अक्षत को एक नज़र देख रही थी। अक्षत उसे देखकर इशारों से पूछता है, क्या। उद्धरण चिन्ह।
कुछ देर ऐसे ही चुप रहने के बाद राधिका अचानक से बोलती है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने तुम्हें पहले कहीं देखा है। उद्धरण चिन्ह। अक्षत, 2 बार बिना परमिशन तुम मेरे कमरे में घुस चुकी हो, इतने वक्त से मुझे देखते आ रही हो, तो मेरा चेहरा नया थोड़ी ना लगेगा तुम्हें। राधिका, नहीं, मेरा वह मतलब नहीं था। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत पहले भी तुमसे मिल चुकी हूँ। क्या हम पहले कभी मिले हैं? उद्धरण चिन्ह। अक्षत उसे ध्यान से देखा है और फिर अपना खाना खाते हुए बोलता है, पता नहीं तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है, मगर मुझे तुम्हें देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि मैं तुमसे पहले भी कभी मिला हूं। अगर मिला होता तो मुझे याद होता, क्योंकि तुम जैसी एकड़ू बिल्ली को भूलना नामुमकिन है। राधिका, ठीक है, जरूर मुझे ही कोई गलतफहमी हुई होगी। अक्षत, लगता है मेरा हैंडसम चेहरा तुम्हें बहुत पसंद आ गया है, इसीलिए तुमने किसी और में मेरी झलक देखी होगी। उफ, मुझसे इतना प्यार मत करो यार, फिर मुझे बहुत बुरा लगेगा तुम्हें ना बोलने में। राधिका, ओह हेलो, मैं तुमसे कोई प्यार नहीं करती। और मैंने तुम्हें पहले ही कहा है, तुम्हें बहुत गलतफहमी है कि तुम हैंडसम हो, ठीक है, बल्कि मुझे तो दया आ रही है उस लड़की पर जिसकी शादी तुमसे होगी। बेचारी। उद्धरण चिन्ह। अक्षत कुछ सोचते हुए बोलता है, नहीं, ऐसा नहीं होगा। मेरी मिस एंजल दुनिया की सबसे लकी गर्ल होगी, क्योंकि मैं उसे दुनिया भर की सारी खुशियां दूंगा। मैं उसे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता हूं, तो फिर वह बेचारी कैसे हुई? उद्धरण चिन्ह। आरुषि ने राधिका को मिस एंजल के बारे में बताया था, मगर वो फिर भी अनजान बनने की कोशिश करते हुए कहती है, मिस एंजल, ये कौन है? उद्धरण चिन्ह। अक्षत की आंखों में अचानक से बहुत सारा प्यार उमा आता है। वो अपनी आंखें बंद करता है और मुस्कुराते हुए कहता है एक प्यारी सी लड़की, मेरे सपनों पर राज करने वाली, मेरी जिंदगी। राधिका को लगा नहीं था कि अक्षत को इतनी रोमांटिक बातें करना भी आता होगा। राधिका, क्या बात है? मुझे लगा नहीं था कि तुम्हें प्यार की भाषा भी आती होगी। अक्षत, मैं भी तुम्हारी तरह इन प्यार व्यार के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता था, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था इन सब में, लेकिन जब मैंने उसे पहली बार देखा, उसने अपनी जान पर खेलकर मेरी जान बचाई, बस मैं वही अपना दिल हार गया उस पर। उद्धरण चिन्ह। राधिका, अच्छा, उसका नाम क्या है? उद्धरण चिन्ह। अक्षत, पता नहीं, मुझे नहीं पता वह कौन है, कहाँ है। मुझे बस इतना पता है कि मैं एक ना एक दिन उसे जरूर ढूंढ लूंगा, और फिर वह हमेशा हमेशा के लिए मेरी हो जाएगी। वह मेरे लिए मेरी पूरी दुनिया से बढ़कर है। राधिका थोड़ा उदास होते हुए कहती है, आई होप तुम्हें तुम्हारा प्यार मिल जाए और तुम उसके साथ हमेशा खुश रहो, क्योंकि सबको ऐसा प्यार नसीब नहीं होता। अक्षत उसकी तरफ ध्यान से देखता है। मुझे नहीं पता था कि एकड़ू बिल्ली को इमोशनल बातें करना भी आता है। उद्धरण चिन्ह। राधिका, मैं कोई इमोशनल बातें नहीं कर रही। अक्षत, ओह सॉरी, मैं तो भूल ही गया था कि तुम्हारे अंदर कोई इमोशंस है ही नहीं। राधिका, हाँ, एकदम सही कहा तुमने। राधिका अक्षत की बात को इग्नोर कर देती है और चुपचाप अपना खाना खाने लगती है। CH29 हॉस्पिटल जाना जरूरी है। अक्षत और राधिका प्यार के बारे में बात कर रहे थे। अक्षत अचानक से राधिका से कहता है, यार, मेरा तो समझ में आता है कि मैं पूरा वक्त बिजनेस में उलझा हुआ था और प्यार व्यार करने के लिए मेरे पास टाइम नहीं था, इसलिए मैं इन सब में नहीं पढ़ना चाहता था, मगर तुम्हारी क्या वजह है प्यार न करने की? तुम प्यार मोहब्बत जैसी चीजों से इतनी नफरत क्यों करती हो? उद्धरण चिन्ह। राधिका उसके जवाब में काफी देर तक कुछ नहीं बोलती। बस मुझे ये सब नहीं पसंद और मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहती। उद्धरण चिन्ह। राधिका बात को वही खत्म कर देती है। थोड़ी देर बाद डिनर खत्म करके वह दोनों होटल से बाहर आ जाते हैं और अपनी अपनी कार से घर की तरफ चले जाते हैं। अक्षत ने राधिका से पूछा था कि काफी रात हो चुकी है, वह उसे घर ड्रॉप कर देगा, लेकिन राधिका ने मना कर दिया, ये कहकर कि वह खुद चली जाएगी, उसके पास कार है। खुराना इंडस्ट्रीज के साथ डील साइन होने की वजह से अब राधिका की कंपनी सेफ थी, लेकिन इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए राधिका को बहुत मेहनत करने की जरूरत थी। अभी अगले दिन वह ऑफिस पहुंची ही थी कि तभी उसके पास अक्षत की कॉल आती है। अक्षत, जल्दी से मेरे ऑफिस आओ, हम कॉन्ट्रैक्ट पर आज से ही काम शुरू कर रहे हैं। राधिका ओके बोलकर फोन रख देती है और फिर खुद से ही बातें करती है गुस्से से। यार, यह क्या अजीब आदमी है, अगर आज से ही काम शुरू करना था तो पहले नहीं बोल सकता था। मैं सीधे इसके ऑफिस ही जाती ना, बेकार में यहां तक नहीं आती। अब उसकी ऑफिस का रास्ता तो यहाँ से एकदम उल्टा है। वह ऑफिस का सारा का मिस्टर त्रिपाठी और डिम्पल को देखने के लिए बोलता है और तुरंत कार की चाबियां लेकर खुराना इंडस्ट्रीज के लिए निकल जाती है। वहां पहुंचकर वह अक्षत के साथ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करती है और वह दोनों काम शुरू कर देते हैं। राधिका बहुत मेहनत से काम कर रही थी।
ये देखकर अक्षत को भी यकीन हो गया था कि उसने रूह इंडस्ट्री के साथ डील साइन करके कोई गलती नहीं की है। यूं ही कुछ दिन बीतते गए। कॉन्ट्रैक्ट का काम तो काफी अच्छा चल रहा था, मगर अक्षत और राधिका के झगड़े खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। हर रोज वह कोई ना कोई नई बात लेकर एक दूसरे के साथ झगड़ा करते। जब भी आरुषि, सैम और राधिका मिलते तब राधिका अक्षत की ही बातें करती रहती और उसे कोसती रहती। आरुषि और सैम चुपचाप उसकी बातें सुनते रहते। आरुषि कभी कभी अक्षत की साइड लेने की कोशिश करती तो राधिका उससे गुस्सा हो जाती। इन दोनों के बीच आरुषि बुरी फंसी थी। उसके लिए सबसे बड़ा कंफ्यूजन ही ये था कि अब वह अपने भाई की साइड ले या अपनी दोस्त की। एक दिन ऐसे ही राधिका जरूरी काम से अक्षत की केबिन में जा रही थी। उसे वक्त अक्षत फोन पर किसी से बातें कर रहा था और वह काफी गुस्से में भी लग रहा था। अक्षत, क्या मतलब अभी तक तुम्हें उसके बारे में कुछ पता नहीं चला? कितना वक्त हो गया है, कोई एक चीज तो पता चली होगी ना। उद्धरण चिन्ह। सामने से आदमी की बहुत ही घबराई हुई आवाज आती है। सॉरी सर, हमने बहुत ढूंढने की कोशिश की मगर कुछ पता नहीं चल पा रहा। पूरे मुंबई में पता कर लिया हमने मगर। उद्धरण चिन्ह। अक्षत, अगर मगर कुछ नहीं। मैं कुछ नहीं जानता, मुझे कुछ भी करके उससे लड़की के इन्फॉर्मेशन चाहिए, मतलब चाहिए, दैट्स इट। कुछ भी करो, पूरा मुंबई छान मारो लेकिन उसे ढूंढो, समझे? उद्धरण चिन्ह। ओके सर। उद्धरण चिन्ह। अक्षत गुस्से से फोन रख देता है और सामने टेबल पर रखी सारी चीज नीचे फेंक देता है। वह लगभग चिल्लाते हुए बोलता है, कहाँ हो तुम मिस एंजल? इतने वक्त से ढूंढ रहा हूं। तुम मुझे मिल क्यों नहीं रही? मैं पागल हो रहा हूं तुम्हारे बिना, प्लीज जल्दी से मेरे पास आ जाओ। उद्धरण चिन्ह। तभी अक्षत के फोन पर किसी की कॉल आती है। वह देखता है तो नीति जी का कॉल आ रहा था। माँ का कॉल देखकर वह खुद को शांत करता है और फिर कॉल पिक करता है। हाँ माँ, बोलो। नीति जी क्या कर रहे थे? उद्धरण चिन्ह। अक्षत, कुछ नहीं, 1 घंटे बाद जरूरी मीटिंग है तो उसकी तैयारी कर रहा था। नीति जी ठीक है, वैसे कुछ हुआ है क्या? तुम परेशान लग रहे हो। अक्षत, नहीं माँ, कुछ नहीं हुआ है, बस मीटिंग बहुत जरूरी है तो उसकी थोड़ी फिक्र हो रही है। नीति जी ठीक है, लेकिन ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सब ठीक ही होगा। और ऑफिस में सब कुछ कैसा चल रहा है? तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं हो रही ना? उद्धरण चिन्ह। अक्षत, सब कुछ ठीक है, मुझे कोई परेशानी नहीं है। वैसे मिस्टर खुराना, क्या वह ठीक है? उद्धरण चिन्ह। नीति जी, वो तुम्हारे पापा है। अक्षत, तुम क्यों उन्हें मिस्टर खुराना कहकर पुकारते हो? अक्षत, पता नहीं माँ, आई एम सॉरी। नीति जी, कब तक अपने पापा से बात नहीं करोगे? इतने साल हो गए हैं, अब तो वह सब भूल जाओ। अक्षत, वह भी तो मुझसे बात करने की कोशिश नहीं करते, आप उन्हें क्यों नहीं समझाती? उद्धरण चिन्ह। नीति जी ठीक है, छोड़ो इस बात को, अपना ख्याल रखना और हो सके तो घर आ जाना। तुम्हारी पसंद का खाना बना रही हूँ। अक्षत, सॉरी माँ, आज बहुत काम है, मैं नहीं आ सकता। नीति जी तुम्हारी मर्जी, मैं फिर भी खाना बना रही हूँ, अगर मन करे तो आ जाना, वरना कोई बात नहीं। इतना बोलकर नीति जी फोन कट कर देती है। अक्षत का मूड पहले से ही बहुत खराब था। अपने पापा के बारे में सोचकर अब वह और ज्यादा उदास हो गया। वह मन ही मन सोचता है, काश आपने उस वक्त एक बार मुझ पर भरोसा कर लिया होता पापा, तो मुझे इस वक्त अपने ही परिवार से यूं दूर नहीं रहना पड़ता। उद्धरण चिन्ह। अचानक से किसी की चीज सुनकर अक्षत होश में आता है। वह चीख राधिका की थी, जिसे गलती से जमीन पर बिखरे कांच के टुकड़ों पर पैर रख दिया था। अक्षत उस तरफ देखता है। उसे याद आता है कि उसने ही गुस्से में टेबल की चीज नीचे फेंक दी थी, जिस पर कांच का गिलास भी रखा था, जो नीचे गिरने की वजह से टूट गया था। राधिका जब केबिन में घुसी तो गलती से उसने उन कांच के ऊपर पैर रख दिया। उसके पैरों से बहुत खून निकल रहा था। अक्षत ये देखकर तुरंत अपनी चेयर से खड़ा हुआ और उसके पास गया। उसने राधिका को गोद में उठा लिया और साइड में ले जाकर सोफे पर बैठाया। अक्षत, हे तुम ठीक तो हो ना? और तुम अंदर कब आए? उद्धरण चिन्ह। राधिका, जब तुम किसी के ख्यालों में खोए हुए थे। और हाँ, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे क्या हुआ है? ये खून तो बस यूं ही बह रहा है। वह मेरी बॉडी में खून थोड़ा ज्यादा हो गया था, इसलिए पैरों से अब लीकेज हो रहा है। अक्षत उसे घूरते हुए बोलता है, जोक मार रही हो? एक्सप्रेशनलेस। राधिका, हाँ, आपको हंसी नहीं आई क्या? उद्धरण चिन्ह। अक्षत, रूही, यह कोई टाइम है मजाक करने का? उद्धरण चिन्ह। राधिका, अरे तो अब तुम सवाल ही ऐसे कर रहे थे, तुम ठीक तो हो ना? अरे दिखाई नहीं दे रहा क्या इतना खून बह रहा है तो मैं ठीक कैसे हो सकती हूँ? अनअम्यूज्ड। अक्षत, इतनी सी बात को इतना घुमा फिरा कर बोलने की क्या जरूरत थी? इतनी बकवास करना कहाँ से सीखा तुमने? उद्धरण चिन्ह। राधिका, कॉलेज में एक्स्ट्रा एक्टिविटी में सिखाते थे कि अच्छे से अच्छी बकवास कैसे करते हैं, बस वहीं से सीखा।
अक्षत उसे घूर कर देखता है तो राधिका अपने मुंह पर हाथ रख देती है। स्पीक नो ईवल। अक्षत अपनी जेब से रुमाल निकालकर जल्दी से राधिका के पैरों में टाइट बांध देता है, जिससे खून निकलना थोड़ा कम हुआ। अक्षत, हमें जल्दी से हॉस्पिटल जाना होगा, बहुत खून बह रहा है। राधिका, इतनी सी बात के लिए हॉस्पिटल कौन जाता है, छोटा सा घाव है, 2-3 दिन में ठीक हो जाएगा। छोड़िए मुझे, चलो काम की बात करते हैं। आज हमें प्रॉपर्टी देखने जाना है। अक्षत, प्रॉपर्टी गई भाड़ में, तुम इस वक्त मेरे साथ हॉस्पिटल चल रही हो, बस बात खत्म। उद्धरण चिन्ह। राधिका, अरे पर क्यों, इतनी सी बात के लिए हॉस्पिटल जाने की क्या जरूरत है। उद्धरण चिन्ह। अक्षत, तुम्हें चोट आई है, इतना खून निकल रहा है, तुम्हें इन्फेक्शन हो सकता है, और ये तुम्हें इतनी सी बात लग रही है। राधिका, मैं कहीं नहीं जा रही, बस। उद्धरण चिन्ह। अक्षत, आखिरी बार पूछ रहा हूं, सीधे सीधे हॉस्पिटल चल रही हो या नहीं। उद्धरण चिन्ह। राधिका मुंह बनाते हुए कहती है, नहीं। उद्धरण चिन्ह। अक्षत, ठीक है तो फिर। उद्धरण चिन्ह। अक्षत उसे तुरंत अपनी गोद में उठा लेता है और केबिन से बाहर जाने लगता है। राधिका को उम्मीद नहीं थी कि अक्षत ऐसा कुछ करेगा। वह उसकी गोद में छटपटाने लगती है। क्या कर रहे हो अक्षत, छोड़ो मुझे, मैंने कहा ना, मुझे कहीं नहीं जाना है। लेकिन अक्षत उसकी कोई बात नहीं सुनता और केबिन से बाहर आकर सीधे एग्जिट की तरफ जाने लगता है। ऑफिस के सब लोग उन्हें ही देख रहे थे, किसी ने भी आज तक अपने बॉस को किसी लड़की के साथ ऐसे नहीं देखा था। राधिका को अब बहुत शर्म आ रही थी। तुम पागल हो गए हो क्या, सब लोग देख रहे हैं यार, छोड़ो मुझे। उद्धरण चिन्ह। अक्षत, हाँ तो देखने दो, क्या फर्क पड़ता है। उद्धरण चिन्ह। राधिका बहुत रहती है मगर अक्षत उसकी एक नहीं सुनता। वह सीधे कार पार्किंग की तरफ जाता है और राधिका को कार में बैठा कर खुद ड्राइवर सीट पर बैठ जाता है। राधिका दरवाजा खोलकर भागने ही वाली थी कि अक्षत तुरंत उसे पकड़ लेता है और सीट बेल्ट से बांध देता है और कार स्टॉप कर देता है। अक्षत, तुम कोई छोटी बच्ची हो क्या, इतने नखरे क्यों कर रही हो, सीधे सीधे हॉस्पिटल नहीं आ सकती। उद्धरण चिन्ह। राधिका, इतनी ही परेशानी हो रही है तो क्यों झेल रहे हो, छोड़ दो ना, मुझे जाने दो। अक्षत, तुम्हें चोट मेरी वजह से लगी है तो इलाज करवाना भी मेरी जिम्मेदारी है। अब अपना मुंह बंद रखो और चुपचाप बैठी रहो। थोड़ी देर में ही वह लोग हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। अक्षत उसे गोद में उठाकर अंदर ले जाता है और एक बेड पर लेटा देता है। हॉस्पिटल के सारे डॉक्टर अक्षत को अच्छी तरह से जानते थे। वह लोग तुरंत राधिका का इलाज शुरू करते हैं। राधिका के जख्मों को साफ करके वह उसकी मर्म पट्टी कर देते हैं। इस बीच अक्षत राधिका के बाजू में ही खड़ा रहा था। राधिका को बहुत दर्द हो रहा था। पट्टी कराते वक्त उसने अक्षत की शर्ट को कस के पकड़ रखा था। आखिरकार पट्टी हो चुकी थी, तब जाकर राधिका ने चैन की सांस ली, मगर तभी पीछे से एक नर्स अपने हाथ में इंजेक्शन लेकर आती है और इंजेक्शन को देखकर राधिका बहुत जोर से चीखती है और उछलने लगती है। अक्षत ने उसे टाइट पकड़ लिया। अक्षत, क्या कर रही हो तुम, उछलना बंद करो प्लीज, तुम्हें दर्द होगा। उद्धरण चिन्ह। राधिका, नहीं नहीं, उसे दूर रखो प्लीज। उद्धरण चिन्ह। अक्षत, क्या हुआ, किसे दूर रखो। उद्धरण चिन्ह। राधिका, इंजेक्शन नहीं, इंजेक्शन नहीं प्लीज। अक्षत, मुझे इंजेक्शन नहीं लगवाना है, प्लीज मुझे बचाओ। उद्धरण चिन्ह। राधिका बहुत डरी हुई थी। अक्षत को तो बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था कि 24 घंटे अकड़ में रहने वाली लड़की, इतनी बड़ी कंपनी की सीईओ, एक छोटे से इंजेक्शन से इतना डरती है। अक्षत, रूही शांत हो जाओ, छोटा सा इंजेक्शन ही है, इतना डरने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं होगा। रूही बहुत जोर से अक्षत को हक कर लेती है। अक्षत उसे किसी छोटे बच्चे की तरह शांत करवाने की कोशिश कर रहा था। रूही का ये रूप उसने पहली बार देखा था। आज तक उसने रूही को किसी भी चीज से डरते हुए नहीं देखा था। तभी डॉक्टर कहते हैं, अरे प्लीज आप शांत हो जाइए, ये इंजेक्शन आपके लिए नहीं है, दूसरे पेशेंट के लिए, आपको इंजेक्शन की कोई जरूरत नहीं है, आपका पैर ऐसे ही ठीक हो जाएगा। अक्षत, देखा, ये लोग तुम्हें कोई इंजेक्शन नहीं लग रहे, अब शांत हो जाओ, चलो गहरी सांस लो और एकदम रिलैक्स हो जाओ। डॉक्टर और अक्षत की बात सुनकर राधिका थोड़ी देर में शांत हो जाती है। तब तक अक्षत उसे यूं ही पकड़कर वहीं पर खड़ा रहा। जब राधिका को रियलाइज होता है कि उसने अक्षत को कब से टाइट पड़ा हुआ है, तो वह तुरंत उससे अलग हो जाती है और उसे सॉरी बोलती है। कुछ दवाएं खरीदने के बाद अक्षत रूही को लेकर वापस कार में बैठकर उसे घर ड्रॉप करने के लिए जाता है। अक्षत, अब समझ में आया कि तुम हॉस्पिटल आने से इतना घबरा क्यों रही थी, मगर तुम इंजेक्शन से इतना डरती क्यों हो। वैसे तो बहुत बहादुर बनी फिरती हो। मगर इस बार राधिका अक्षत की बात का कोई जवाब नहीं देती और चुपचाप खिड़की के बाहर देखती रहती है। अक्षत उसे उसके घर ड्रॉप कर देता है
और कुछ दिन उसे घर पर ही आराम करने का बोलकर वहां से चला जाता है। क्रमशः नीला दिल। क्या राधिका का इंजेक्शन से इतना डरना एक मामूली बात थी या कोई और वजह? चैप्टर 30 बैक टू वर्क। राधिका अपने कमरे में बेड पर बैठी हुई थी और किसी ख्यालों में गुम थी। आज हॉस्पिटल में जो कुछ भी हुआ उसने राधिका के पुराने जख्मों को कुरेद दिया था। दरअसल बात यह थी कि शादी के बाद जब से राधिका और मिहिर के बीच झगड़े होने शुरू हुए थे तब वह दोनों एक दूसरे से बात करना बंद कर देते। राधिका मिहिर को खुद के करीब भी नहीं आने देती थी। उस वक्त मिहिर के पास बहुत सारे इंजेक्शन पड़े रहते थे जिसमें नशे की दवाएं मिली हुई होती थी। मिहिर के पापा के कई सारे इलीगल बिजनेस थे, इस वजह से मिहिर के पास नशे की दवाएं होना बहुत ही आम बात थी। जब भी राधिका मिहिर को उसके पास आने से मना कर देती वह उसे पकड़कर इंजेक्शन मार देता था और फिर उसके साथ जबरदस्ती करता। अगली सुबह राधिका को कुछ भी याद तो नहीं रहता था मगर उसका सर बहुत भारी हो जाता और पूरे शरीर में बहुत दर्द होता। यहाँ तक कि जिस दिन राधिका को मारने की कोशिश की गई उस दिन भी मिहिर ने इन इंजेक्शन का इस्तेमाल किया था। बस एक यही वजह थी कि राधिका इंजेक्शन देखते ही पैनिक हो जाती थी और डर के मारे उसका बुरा हाल हो जाता क्योंकि वह अभी भी मिहिर का टॉर्चर भूल नहीं पाई थी। थोड़ी देर बाद सरिता जी उसके कमरे में खाना लेकर आती है और उसे अपने हाथों से खिलाती है। सरिता जी के साथ थोड़ी देर बातें करने की वजह से राधिका अब काफी हल्का महसूस कर रही थी और जल्दी ही वह सो गई। यहाँ दूसरी तरफ अक्षत को पता नहीं क्यों मगर रूही का इंजेक्शन से इतना डरना नॉर्मल नहीं लग रहा था। वह बार बार यही सोच रहा था कि ऐसी क्या वजह हो सकती है जो रूही इतना पैनिक हो गई थी। अगर उसे कोई जवाब नहीं मिल रहा था उसने यह बात आरुषि से पूछने की सोची। उसने आरुषि को कॉल लगाकर घर के पास वाले कैफे में मिलने बुलाया। थोड़ी देर बाद आरुषि कैफे पहुंच चुकी थी। उसके आते ही अक्षत उससे पूछता है, एक बात बताओ आरुषि, क्या रूही की लाइफ में ऐसा कुछ हुआ है जिसकी वजह से वह बहुत परेशान हो? क्या कोई हादसा? उद्धरण चिन्ह। आरुषि, क्यों भाई, आप अचानक से रूही के बारे में ऐसा क्यों पूछ रहे हो? उद्धरण चिन्ह। अक्षत, बस ऐसे ही, क्योंकि जहां तक मुझे याद है रूही बचपन में ऐसे नहीं थी। वह तो बहुत ही चुलबुली और मजाक मस्ती करने वाली लड़की थी। मुझे याद है वह बहुत मस्ती करती और सब उससे बहुत परेशान हो जाते थे। मुझे बस ये समझ में नहीं आ रहा है कि हमेशा हंसती खेलती लड़की बड़ी होते ही इतना सीरियस कैसे हो गए। क्या उसके साथ कुछ हुआ है? उद्धरण चिन्ह। अक्षत का ये सवाल सुनकर आरुषि को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या बोले। राधिका की सच्चाई वह गलती से भी अक्षत को नहीं बता सकती थी क्योंकि उसने और सैम ने राधिका से वादा किया था कि वह इस बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं चलने देंगे। लेकिन आरुषि जानती थी कि वह अपने भाई के सामने झूठ नहीं बोल सकती। आरुषि, आई एम सॉरी भाई, मैं आपको कुछ नहीं बता सकती। अगर बता दिया तो अपनी दोस्ती का वादा तोड़ूंगी। मगर मैं आपसे इतना जरूर कहूंगी कि रूही की लाइफ जितनी सिंपल नजर आती है उतनी सिंपल बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा बहुत कुछ है जो आपको नहीं पता है। अगर रूही का दिल किया तो वह एक दिन सारी सच्चाई खुद आपको बता देगी। अक्षत जानता था कि आरुषि अपना वादा नहीं तोड़ेगी, इसलिए उसने आरुषि को कोई फोर्स नहीं किया। राधिका के पैर में चोट लगी थी तो वह कुछ दिन घर पर ही आराम कर रही थी, लेकिन पूरी तरह से आराम करना तो जैसे उसे आता ही नहीं था। वह घर से भी वर्क फ्रॉम होम कर रही थी और ऑफिस का सारा काम संभाल रही थी। वह अपने कमरे में बैठकर लैपटॉप पर काम कर रही थी, तभी हीरा काकी कमरे में आती है। उनके हाथ में एक बड़ा सा बुके था। राधिका, अरे हीरा काकी, ये बुके आपको किसने दिया? उद्धरण चिन्ह। हीरा काकी, यह आपके लिए है रूही बेबी। पता नहीं किसने भेजा है, इसके साथ एक चिट्ठी भी है, आप खुद ही देख लो। हीरा काकी वह बुके उसके बिस्तर पर रखकर चली जाती है। राधिका पहले बुके को देखते हैं और फिर उसके साथ रखी चिट्ठी उठाकर पढ़ती है। आई एम सॉरी, मेरी वजह से तुम्हें चोट लग गई और अब तुम काम नहीं कर पा रही। ये बुके तुम्हारे लिए बेस्ट विश के तौर पर है। जल्दी से ठीक हो जाओ और वापस काम पर आओ। यूं पूरा दिन बिस्तर पर बैठे रहना तुम्हें शोभा नहीं देता। और हाँ, थैंक यू कहने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसी स्वीट स्वीट बातें तुम्हारे मुंह से अच्छी नहीं लगेगी। तुम एकदू बिल्ली की तरह गुराते हुए ही अच्छी लगती हो, समझी? टेक केयर एंड गेट वेल सून। तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन। अक्षत की चिट्ठी पढ़कर राधिका को बहुत हंसी आती है। वह खुद से ही कहती है, इस लड़के को समझना सच में बहुत मुश्किल है। एक तरफ ख्याल रखना को बोलता है और दूसरी तरफ बेइज्जती भी करता है। वेट, पर मैं उसकी बातें याद करके मुस्कुरा क्यों रही हूँ? नहीं नहीं, वह मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। मुझे उससे नफरत करनी चाहिए। काफी कुछ सोचने के बाद राधिका बुके को साइड में रखती है और फिर वापस से आराम करने लगती है। कुछ दिनों बाद राधिका का पर बिल्कुल ठीक हो जाता है और वह वापस से ऑफिस जाना शुरू कर देती है।
जब वह काम के सिलसिले में अक्षत की केबिन में जाती है तो अक्षत वहीं बैठा लैपटॉप में कुछ काम कर रहा था। राधिका को देखकर वह खुश होता है। ये पहली बार था जब उसे राधिका को देखकर खुशी हो रही थी। राधिका, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि तुम मुझे देखकर खुश हो रहे हो। अक्षत, मैं बस खुश इसीलिए हूं क्योंकि तुम्हारी चोट अब ठीक हो गई है, जो मेरी वजह से लगी थी। राधिका, अभी इतनी फिक्र हो रही है तो उस वक्त केबिन में कांच के टुकड़े क्यों फैला कर रखे थे? उद्धरण चिन्ह। अक्षत, वो बस गलती से हो गया था। उद्धरण चिन्ह। राधिका, ऐसा भी क्या हो गया कि तुम्हें इतना गुस्सा आया और तुमने सब कुछ नीचे फेंक दिया? उद्धरण चिन्ह। अक्षत, कुछ नहीं। उद्धरण चिन्ह। राधिका, क्या हुआ? मिस एंजल ने मना कर दिया क्या? टीयर्स ऑफ जॉय। ऐसा बोलकर राधिका तो हंसने लगी मगर अक्षत बहुत ज्यादा उदास हो गया। उसने राधिका से तो कुछ नहीं कहा मगर उसके चेहरे पर उदासी साफ झलक रही थी। ये देखकर राधिका को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। राधिका, अरे आई एम सॉरी, मैं तो बस मजाक कर रही थी। अक्षत, आगे से ऐसा मजाक कभी मत करना प्लीज। मिस एंजल को लेकर मुझे मजाक बिल्कुल पसंद नहीं। राधिका, यार तुम उस लड़की के लिए इतने सीरियस कैसे हो जिसे तुमने ठीक से देखा भी नहीं था और ना ही उसके बारे में कुछ जानते हो? ऐसा भी तो हो सकता है ना कि वह ऑलरेडी शादीशुदा हो या किसी की गर्लफ्रेंड हो। अक्षत इस बार बहुत जोर से बोलता है। ऐसा नहीं हो सकता। एंजल सिर्फ मेरी है, सिर्फ और सिर्फ मेरी। मैं उसे किसी और के साथ कभी नहीं देख सकता। आज पहली बार राधिका ने अक्षत की आंखों में बहुत ज्यादा गुस्सा देखा था। अक्षत की आंखें साफ साफ बता रही थी कि वह उस लड़की को लेकर कितना सीरियस है। राधिका, शांत हो जाओ, तुम्हें वह लड़की जरूर मिल जाएगी। थोड़ी देर बाद वह दोनों मिलकर काम निपटाने लगते हैं। काम खत्म होने के बाद राधिका वापस अपने ऑफिस आ जाती है। वह केबिन में बैठकर आज जो हुआ इस बारे में सोच रही थी। कोई लड़का किसी लड़की से इतना प्यार कैसे कर सकता है? दुनिया में प्यार जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। तो फिर क्या अक्षत सच में उस लड़की से बहुत प्यार करता है या फिर बस उसे पाने का जुनून है उसके दिल में? अक्षत को देखकर इतना तो समझ में आता है कि वह सिर्फ अट्रैक्शन नहीं है। क्या सच में प्यार जैसी कोई चीज होती है? क्या कोई इंसान कभी भी किसी को सच्चे दिल से चाह सकता है? बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी मतलब के, पूरे दिल से? उद्धरण चिन्ह। राधिका खुद से ही सवाल कर रही थी। नहीं, ये सब बकवास है, सब झूठ है। प्यार सिर्फ और सिर्फ धोखा है, मन का वहम है। अक्षत को भी वहम है। देखना, कुछ दिनों में उसके प्यार का भूत भी उतर जाएगा और फिर वह भी उस मिस एंजल को भूल जाएगा और फिर किसी नई लड़की के साथ शादी करेगा। ऐसा ही होता है हमेशा। अक्षत भी जल्द ही समझ जाएगा कि उसे कोई प्यार व्यार नहीं है, बस अट्रैक्शन है। उस लड़की ने अक्षत की जान बचाई थी, इसीलिए वह अक्षत को इतनी स्पेशल लग रही है। लेकिन उस लड़की की जगह कोई और होता तो वह भी वही करता। इसमें इतना सीरियस होने वाली क्या बात थी? भला सिर्फ किसी की आंखें देखकर उससे प्यार हो सकता है क्या? क्या पागलपन है यार। राधिका यूं ही अपनी सोच में खोई हुई थी, तभी उसके केबिन में सैम आता है। कहाँ खोई हुई हो मोहतरमा? उद्धरण चिन्ह। उसे देखकर राधिका खुश हो जाती है। कुछ नहीं, बस यूं ही कुछ सोच रही थी। तू बता, कितने दिनों बाद मिल रहा है यार? कहाँ गायब हो गया था यार? उद्धरण चिन्ह। सैम, अरे तुझे तो पता है ना कि मैं मुंबई गया था। मुंबई का नाम सुनकर राधिका बहुत एक्साइटेड हो जाती है। सैम, तू मुंबई गया था ना? क्या तू रुद्र से मिला? कैसा है वह? ठीक तो है ना? तूने उसकी फोटोज ली और वीडियो? उद्धरण चिन्ह। सैम, अरे अरे मेरी माँ, शांत हो जा। एक साथ इतने सवाल करेगी तो मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा। उद्धरण चिन्ह। राधिका, जल्दी बता ना सैम प्लीज। उद्धरण चिन्ह। सैम, हाँ मैं रुद्र से मिला। मेरे पूरे ग्रुप से मिलकर वह बहुत खुश हो गया था। और तूने एकदम सच कहा था, उसे म्यूजिक में बहुत इंटरेस्ट है। क्या मतलब? सीरियसली? इतनी छोटी उम्र में उसे म्यूजिक का कितना नॉलेज है? मैं तो हैरान रह गया था। तेरा भाई सच में बहुत टैलेंटेड है यार। और देख, मैंने उसके साथ बहुत सारी फोटोज और वीडियो भी ली है। राधिका जल्दी से सारी फोटोज और वीडियो देखती है। रुद्र को देखकर वह बहुत खुश हो जाती है, उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। मेरा भाई, लाउडली क्राइंग। सैम उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोलता है। वह भी तुम्हें बहुत याद कर रहा है रूह। उसने मुझे बताया तुम्हारे बारे में, यानी कि अपनी बहन के बारे में। उसने मुझे कंप्लेंट करी कि उसकी बहन भी उसके मम्मी पापा की तरह उसे अकेला छोड़कर चली गई। वह तुझे बहुत याद करता है यार। मेरे हिसाब से तुझे एक बार उससे मिलने जाना चाहिए प्लीज। उद्धरण चिन्ह। राधिका, मगर सैम मैं कैसे? उद्धरण चिन्ह। सैम, क्यों नहीं यार? कुछ नहीं होगा, कोई रिस्क नहीं है। तेरा चेहरा बदल चुका है, तेरी पहचान भी अलग है। वहां पर तुझे कोई नहीं पहचानेगा यार।
तू एक नॉर्मल स्ट्रेंजर की तरह रुद्र से एक बार तो मिल सकती ही है ना। सैम की बात सुनकर राधिका कुछ सोचती है। मेरा चेहरा बदल चुका है, पहचान भी अलग है। इसका मतलब तो रुद्र भी मुझे नहीं पहचानेगा। तुम सही कह रहे हो, मैं उससे एक अजनबी की तरह मिलूंगी। वह मुझे देखकर खुश क्यों होगा? वह तो मुझे जानता भी नहीं है। मेरा उससे मिलने का क्या फायदा? उद्धरण चिन्ह। आरुषि केबिन अंदर आते हुए बोलती है, तू उससे राधिका बनकर नहीं मिल सकती क्योंकि वह तुझे पहचानेगा नहीं, लेकिन तो उसे रूही बनकर तो मिल ही सकती है ना। उद्धरण चिन्ह। राधिका क्या मतलब? उद्धरण चिन्ह। आरुषि मतलब ये कि रुद्र ने अपनी बहन को खो दिया है, तो उसकी बहन राधिका को तो कभी नहीं लौट सकती, मगर उसकी नई बहन रूही बनकर तो जा सकती है ना। हाँ, पहले रुद्र तुझे एक्सेप्ट नहीं करेगा, उसे तेरे साथ अनकंफर्टेबल भी फील होगा। लेकिन वह तेरा भाई है यार, धीरे धीरे तेरा प्यार देखेगी तो वह तेरे साथ भी कंफर्टेबल हो जाएगा। अभी वह बहुत अकेला है, उसे तेरी बहुत जरूरत है, बात को समझ। राधिका उन दोनों की बात सुनकर काफी सोचने लगती है। शायद तुम दोनों सही कह रहे हो, मुझे रुद्र से मिलने जाना चाहिए। सैम, ये हुई ना बात। आरुषि, हम दोनों भी तेरे साथ आएंगे। राधिका, ठीक है, मैं देखती हूँ हम कब जा सकते हैं। तीनों एक साथ मुंबई जाने का प्लान बनाते हैं। राधिका तो इतने वक्त बाद रुद्र से मिलने के ख्याल से ही बहुत एक्साइटेड हो चुकी थी। क्रमशः नीला दिल अब क्या मोड़ लेगा राधिका का? वह चैप्टर 31 राधिका इन मुंबई अगेन। राधिका रुद्र से मिलने जाने का डिसाइड तो करती है, मगर कहीं ना कहीं उससे बहुत डर भी लग रहा था कि कुछ गड़बड़ ना हो जाए। लेकिन आखिरकार वह सारे डर को साइड में रखकर रुद्र और दादू से मिलने का फैसला लेती है। राधिका ने 2 दिन के लिए ऑफिस से छुट्टी ले ली और अगले ही दिन वह फ्लाइट में बैठकर आरुषि और सैम के साथ मुंबई जाने के लिए निकल पड़ी। आज इतने सालों बाद वह वापस मुंबई जा रही थी। उसकी सारी पुरानी यादें ताज़ा हो गई थी। उसके साथ जो भी हुआ था वह उसे बिल्कुल भी नहीं भूली थी। बस वह खुद को 24 घंटे काम में बिजी रखकर उन चीजों को अपने दिमाग से दूर रखना चाहती थी। लेकिन फ्लाइट के पूरे रास्ते उसे बस वही सब याद आता रहा। आखिरकार वो लोग मुंबई पहुंच ही गए। सैम और आरुषि भी उसके साथ थे, इस वजह से राधिका को काफी हिम्मत मिल रही थी। तीनों एक कैफे में बैठकर यही सोच रहे थे कि रुद्र और दादू से कैसे मिल पाए, क्योंकि वह तीनों डायरेक्ट तो राधिका के घर जा नहीं सकते थे, क्योंकि उसके घर पर कोई भी इन तीनों को नहीं जानता था। तीनों कैफे में बैठकर नाश्ता कर रहे थे और इसी सोच में लगे हुए थे कि राधिका के घर जाने का कोई तरीका मिले। मगर तभी राधिका, जो कब से कैफे के बाहर देख रही थी, वह एकदम से उठ खड़ी होती है और भागकर बाहर की तरफ जाती है। राधिका को अचानक से ऐसे भागता हुआ देखकर आरुषि और सैम दोनों घबरा जाते हैं और उसके पीछे जाते हैं। बाहर आकर दोनों राधिका जी तरफ भाग रही थी, उस तरफ देखते हैं तो उन्हें नजर आता है कि सामने रुद्र रोड के बीचों बीच खड़ा था। उसके दादाजी सामने की स्ट्रीट पर सब्जी लेने में बिजी थे, तो उनका उस पर ध्यान नहीं था। रुद्र एक बॉल के पीछे भागते हुए रोड के बीचों बीच पहुंच चुका था। जब वह भाग कर गया तब उसका ध्यान नहीं था, मगर अब अपने आसपास इतनी सारी गाड़ियों को गुजरते देख वह बहुत घबरा गया था। राधिका भागकर उसकी तरफ ही जा रही थी कि तभी उसने देखा कि एक गाड़ी बहुत ही तेजी से रुद्र की तरफ ही आ रही थी। राधिका ने भागने की स्पीड बढ़ा दी। उसने भागते हुए ध्यान से देखने की कोशिश की तो उसने देखा कि गाड़ी को जो ड्राइव कर रहा था उसका ध्यान शायद फोन में था। वो तुरंत रुद्र के पास पहुंचती है और उसे गोद में उठाकर साइड में गिर जाती है। वो गाड़ी उसके पैर के नजदीक से होकर गुजर जाती है। हल्ला मचने की वजह से गाड़ी वाला एकदम रुक जाता है। सारी भीड़ उस गाड़ी को घेर कर खड़ी हो जाती है और ड्राइवर को सुनाने लगते हैं। भीड़ देखकर रुद्र के दादू भी तुरंत उसे तरफ आते हैं, क्योंकि उन्हें रुद्र कहीं भी नहीं मिल रहा था। आरुषि और सैम भी भागकर राधिका के पास आते हैं। रुद्र अभी भी डर के मारे राधिका के गले से चिपका हुआ था। आज इतने लंबे वक्त बाद राधिका रुद्र को गले मिल रही थी। उसने रुद्र को और कस के पकड़ लिया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। वो रुद्र को शांत करने की कोशिश कर रही थी। शांत हो जाओ बच्चा, कुछ नहीं हुआ है, सब कुछ ठीक है, मैं हूं ना तुम्हारे पास। उद्धरण चिन्ह। राधिका के सहलाने से रुद्र काफी हद तक शांत हो चुका था। वह धीरे से अपनी आंखें खोलकर राधिका की तरफ देखता है। लेकिन जैसा कि राधिका पहले से जानती थी, रुद्र उसे पहचान नहीं पाता। वह एक अजनबी की तरह ही राधिका को देख रहा था। रुद्र अपनी मासूम सी शक्ल के साथ राधिका को देखते हुए बोला, थैंक यू दीदी, मुझे बचाने के लिए। उद्धरण चिन्ह। रुद्र की आवाज सुनकर राधिका की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वह उसे फिर से गले लगा देती है। रुद्र, अरे आप रो क्यों रहे हो? आप भी डर गए हो क्या? उद्धरण चिन्ह। राधिका, आप ठीक तो हो ना? आपको कहीं चोट तो नहीं लगी ना? उद्धरण चिन्ह। रुद्र, नहीं, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे तो इत्तू सी भी चोट नहीं आई। तभी दादू उनके पास जाते हैं। राधिका उन्हें देखकर भी बहुत इमोशनल हो जाती है।
दादाजी बहुत परेशान होकर बोलते हैं, रुद्र बेटा तू ठीक तो है ना? कहाँ चला गया था मुझे बिना बताए? अगर कुछ हो जाता। रुद्र राधिका की गोद से उठते हुए बोलता है, मैं तो ठीक हूँ दादू, आप फिक्र नहीं करो। दादू रुद्र को कस के गले लगा लेते हैं और फिर राधिका के पास जाकर अपने दोनों हाथ जोड़कर बोलते हैं, शुक्रिया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आज तुम नहीं होती तो पता नहीं क्या हो जाता। दादू भी राधिका को पहचान नहीं पाए। राधिका ने तुरंत उठकर उनके हाथ पकड़ते हुए कहा, यह आप कैसी बातें कर रहे हो दादाजी? इसमें शुक्रिया की कोई बात नहीं है, ये तो मेरा फर्ज था। दादाजी तुमने आज मेरे पोते के साथ साथ मेरी भी जान बचाई है। मेरा इस दुनिया में मेरे पोते के अलावा कोई बचा ही नहीं है। अगर इसे कुछ हो जाता तो मैं तो जीते जी मर जाता। राधिका बहुत मुश्किल से खुद को कंट्रोल कर रही थी। आरुषि आगे आकर कहती है, ऐसा मत बोलिए दादाजी, आपके पोते को कुछ नहीं हुआ है, वह बिल्कुल ठीक है। उद्धरण चिन्ह। राधिका अपने आंसुओं को कंट्रोल करती है और फिर रुद्र के आगे घुटनों के बल बैठ जाती है। वह कुछ देर उसे यूं ही देखती है और फिर पूछती है, आपका नाम क्या है? उद्धरण चिन्ह। रुद्र रुदल। रुद्र अभी भी कुछ कुछ शब्द ठीक से नहीं बोल पाता था। राधिका, हाँ। उद्धरण चिन्ह। दादाजी इसका मतलब रुद्र है, इसका नाम रुद्र है। फिर रुद्र राधिका से पूछता है, आपका नाम क्या है? उद्धरण चिन्ह। राधिका, रा नहीं, रूही, मेरा नाम रूही है। रुद्र, लूही, ये कैसा नाम हुआ? लूही दीदी। उद्धरण चिन्ह। रुद्र के मुंह से ये सुनकर सबको हंसी आ जाती है। रुद्र फिर राधिका को अपने पास बुलाता है। राधिका अपना चेहरा उसके नजदीक ले जाती है। तू रुद्र उसकी आंखों को छूते हुए बोलता है, आपकी आंखें तो बिल्कुल मेरी दीदी की जैसी है, सेम टू सेम। उद्धरण चिन्ह। राधिका जब मुंबई आने के लिए निकली तो उसने अपने लेंस निकाल दिए थे। पता नहीं क्यों पर उसका मन नहीं कर रहा था लेंस पहनने को। राधिका को यकीन नहीं हो रहा था कि रुद्र उसकी आंखों को इतनी अच्छी तरह से पहचानता होगा, लेकिन वह बात बदलने के लिए बोलती है, राधिका आपकी आंखें भी बहुत प्यारी है और आप तो बहुत ही क्यूट हो। रुद्र, और आप भी बहुत स्वीट हो, एकदम गुलाब जामुन की तरह। उसकी बात सुनकर सब हंसने लगते हैं। अब तक भीड़ भी चली गई थी, सिर्फ आरुषि, सैम, रुद्र, उसके दादाजी और राधिका ही बचे थे। राधिका, अच्छा तो आपको गुलाब जामुन बहुत पसंद है क्या? उद्धरण चिन्ह। रुद्र, थोड़ा थोड़ा, पर मेरी दीदी को वह बहुत पसंद थे, वह हमेशा मेरे लिए बनाया करती थी, मगर खुद ही बहुत सारे खा जाती थी। राधिका ये सुनकर बहुत इमोशनल हो जाती है। आरुषि और सैम उसकी हालत बहुत अच्छे से समझ रहे थे। वह दोनों रुद्र के पास जाते हैं और उससे बातें करने लगते हैं। सैम, अच्छा तो आपकी दीदी सारे गुलाब जामुन खा जाती थी तो आपको बुरा नहीं लगता था? उद्धरण चिन्ह। रुद्र, नहीं, वह मुझसे बहुत प्यार करती थी और मेरे लिए हमेशा बहुत सारी चीज लाती थी, तो बदले में वह थोड़े से गुलाब जामुन तो खा सकती है ना, मुझे बुरा क्यों लगेगा? आरुषि, अच्छा तो इसका मतलब आप भी अपनी दीदी से बहुत प्यार करते हो, है ना? उद्धरण चिन्ह। लेकिन आरुषि का सवाल सुनकर रुद्र एकदम गुस्सा में बोलता है, नहीं, मैं उनसे प्यार नहीं करता, वह बहुत बुरी है। ये सुनकर राधिका चौंक जाती है। दादाजी उसे टोकते हुए कहते हैं, रुद्र ऐसे नहीं बोलते बेटा। उद्धरण चिन्ह। आरुषि रुद्र के गाल पर हाथ रखते हुए उससे बहुत प्यार से पूछती है, क्या हुआ रुद्र, आप अपनी दीदी को बुरा क्यों बोल रहे हो? आप उनसे नाराज हो? उद्धरण चिन्ह। रुद्र की आंखों में आंसू आ जाता है। वह रोनू सी आवाज में बोलता है, हाँ, मैं बहुत नाराज हूँ उनसे, वो मुझे और दादू को छोड़कर चली गई, मम्मी पापा की तरह। उन्होंने सारे प्रॉमिस तोड़े, मैं उनसे कभी बात नहीं करूंगा, लाउडली क्राइंग। रुद्र की यह बात सुनकर राधिका खुद को रोक नहीं पाए और वह तुरंत उठकर वहां से साइड में चली जाती है। दादू रुद्र को संभालने लगते हैं, वो बहुत रोने लगा था। आरुषि भागकर राधिका के पास जाती है और उसे संभालने की कोशिश करती है, और सैम रुद्र के पास रुककर उसे मनाने की कोशिश करता है। जहां पर आरुषि और राधिका खड़े थे वहां से वह दोनों दादाजी और रुद्र को दिखाई नहीं दे रहे थे। राधिका आरुषि के गले लग जाती है और बहुत रोने लगती है। राधिका, मेरा भाई मुझसे नाराज है आरु, वह मुझसे बात भी नहीं करना चाहता। उसे लगता है कि मैं उसे छोड़कर चली गई। उसने कुछ गलत भी तो नहीं कहा, मैं क्या करूँ आरु, मैं अपने भाई को ऐसी हालत में नहीं देख सकती, लाउडली क्राइंग। आरुषि, शांत हो जा रू, तू जानती है ना, तू कभी भी राधिका को वापस नहीं ला सकती। तुझे रुद्र के मन से राधिका को निकलना होगा, और उसके लिए तुझे उसके मन में तेरी अलग जगह बनानी होगी। तू समझ रही है ना मैं क्या कह रही हूँ? प्लीज शांत हो जा वरना दादाजी को शक हो जाएगा।
आरुषि जैसे तैसे उसे समझाकर चुप करवाती है। थोड़ी देर में राधिका खुद को ठीक करके वापस रुद्र और दादाजी के पास आती है। राधिका, सॉरी दादाजी, वही एक बहुत ही अर्जेंट कॉल आ गया था। अब तक सैम ने भी रुद्र को मनाकर चुप करवा दिया था और वह उसे सामने आइसक्रीम की स्टॉल पर आइसक्रीम दिलाने ले गया था। दादाजी, कोई बात नहीं बेटा, एक बार फिर से तुम्हारा शुक्रिया रुद्र को बचाने के लिए। राधिका, नहीं दादाजी, आप ऐसे बार बार मुझे शुक्रिया कहकर शर्मिंदा कर रहे हैं। दादाजी, वैसे बच्चों, तुम लोग इस एरिया में पहली बार आए हो क्या? मैंने पहले कभी तुम लोगों को यहाँ कहीं देखा नहीं। उद्धरण चिन्ह। आरुषि, वह एक्चुअली हम मुंबई के नहीं हैं, हम बेंगलुरु से आए हैं मुंबई घूमने। बस 2 दिन में वापस जा रहे हैं। इस एरिया में कोई अच्छा सा होटल ढूंढ रहे थे। दादाजी, ओह अच्छी बात है, तुम लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। तभी सैम रुद्र को लेकर वहां आते हुए कहता है, दादाजी, क्या आपके ख्याल में कोई अच्छा सा होटल होगा इस एरिया में? उद्धरण चिन्ह। सैम की बात सुनकर रुद्र अपनी आइसक्रीम खाते हुए बोलता है, आप लोग हमारे घर पर ही रुक जाओ, मेरा घर बहुत बड़ा है। पर वहां कोई नहीं रहता मेरे और दादू के अलावा। तीनों चाहते तो यही थे कि उन्हें रुद्र के साथ उसके घर पर रुकने को मिले, मगर वह ऐसे ही दादाजी से उनके घर रुकने के बारे में नहीं पूछ सकते थे जब तक दादाजी उन्हें सामने से नहीं पूछते। सैम, अरे रुद्र, हम ऐसे ही आपके घर नहीं आ सकते, हम आपको परेशान नहीं कर सकते। रुद्र मुंह बनाते हुए बोलता है, क्यों नहीं आ सकते? वैसे भी मेरे साथ खेलने वाला कोई नहीं है, प्लीज चलो ना। रुद्र की बात सुनकर तीनों एक दूसरे की तरफ देखा है। तभी दादाजी उनसे कहते हैं, अगर तुम्हें ठीक लगे तो तुम तीनों आज का खाना हमारे घर पर ही खा सकते हो क्या? वैसे भी तुम लोग कोई होटल ढूंढ रहे हो और रुद्र का भी बहुत मन है, तो आज के दिन चलो ना हमारे घर, साथ मिलकर खाएंगे। इसी बहाने मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करने का मौका भी मिल जाएगा। राधिका, नहीं दादाजी, हम आपको तकलीफ नहीं देना चाहते। दादाजी, अरे इसमें तकलीफ की कोई बात नहीं है, उल्टा हमें तो बहुत अच्छा लगेगा अगर तुम लोग आओगे तो। वैसे भी हमारे घर कोई नहीं आता। उद्धरण चिन्ह। आरुषि, लेकिन इतने लोगों का खाना वगैरह। उद्धरण चिन्ह। दादाजी, अरे उसकी फिक्र तुम लोग मत करो, हमारे घर पर सारा काम करने के लिए नौकर है, खाना तो 2 मिनट में बन जाएगा। तीनों एक दूसरे की तरफ देखा है, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इस वक्त उन्हें क्या बोलना चाहिए। तभी रुद्र आगे जाकर राधिका की उंगली पकड़कर बोलता है, प्लीज। राधिका उसके मासूम चेहरे को देखकर मन नहीं कर पाती और वह हाँ कह देती है। वो लोग कैब बुक करते हैं और दादाजी और रुद्र के साथ घर पहुंच जाते हैं। उन तीनों का पूरा दिन रुद्र के साथ खेलने में निकल जाता है। रात को सब साथ बैठकर खाना खाते हैं। रात को जब जाने का वक्त हुआ तो रुद्र उन सबको जाने देने के लिए तैयार ही नहीं था, वो जिद पर अड़ा था। रुद्र की जिद देखकर दादाजी ने भी तीनों से कहा, आज रुद्र को काफी लंबे वक्त बाद मैंने इतना खुश देखा, उसे तुम लोगों के साथ बहुत अच्छा लगा। वैसे भी अब काफी रात हो चुकी है, तुम लोग सुबह चले जाना, आज रात रुक जाओ। पहले तो तीनों ने मना किया क्योंकि रात में ऐसे ही उनके घर रुकना तीनों को ही ठीक नहीं लग रहा था, लेकिन दादाजी के बहुत फोर्स करने के बाद और रुद्र की जिद करने की वजह से वह तीनों मान जाते हैं। रात को रुद्र को नींद नहीं आ रही थी और राधिका बस यूं ही उसके कमरे में उसे देखने गई थी। वह रुद्र के पास जाती है और उसका सर गोद में रखकर उसे सुलाने की कोशिश करती है। वह उसके लिए लोरी गाती है और कहानी सुनाती है। राधिका की गोद में रुद्र बहुत जल्दी ही सो जाता है। तभी राधिका की नजर दरवाजे पर पड़ती है जहां पर दादाजी खड़े थे और दोनों को देख रहे थे। राधिका धीरे से रुद्र को बेड पर सही तरीके से सुलाती है और उससे कंबल उठाकर दादाजी के पास जाती है। राधिका, वह मैं बस पानी पीने उठी थी पर देखा कि रुद्र जाग रहा था, उसे नींद नहीं आ रही थी तो मैं। उद्धरण चिन्ह। दादाजी, थैंक यू बेटा। उद्धरण चिन्ह। राधिका, अरे थैंक यू किस लिए? उद्धरण चिन्ह। दादाजी, हमसे मिलने के लिए। उद्धरण चिन्ह। राधिका, क्या मतलब? उद्धरण चिन्ह। दादाजी, पता नहीं क्यों पर तुम्हारे साथ बहुत अपनापन महसूस हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि जैसे तुम हमारी अपनी बच्ची हो, मगर मैं तुम्हें पहचान नहीं पा रहा। उद्धरण चिन्ह। फिर दादाजी अपनी आंखों से आंसू साफ करते हुए कहते हैं, मेरी राधिका भी बिल्कुल तुम्हारी जैसी ही थी, वह हर रोज रुद्र को ऐसे ही लोरी गाकर सुलाया करती थी। आज तुम्हारी लोरी गाने की आवाज सुनी तो मुझे मेरी बच्ची राधिका की याद आ गई। तुम्हारी आवाज उससे बहुत मिलती जुलती है बेटा, पर जैसा कि रुद्र ने कहा था, तुम्हारी आंखें एकदम उसके जैसी है। राधिका मन में, अब मैं आपको कैसे बताऊं दादू कि मैं आपकी राधिका ही हूं, बस आप मुझे पहचान नहीं पा रहे। राधिका भी अपने आंसुओं को रोक नहीं पाती। राधिका जहां भी है वो आपको और रुद्र को बहुत याद कर रही होगी।
दादाजी, मेरी बच्ची की क्या गलती थी जो भगवान ने उसे इतनी जल्दी अपने पास बुला लिया। खैर, ये सब छोड़ो, अब जाओ, तुम भी जाकर सो जाओ, काफी देर हो गई है। राधिका हामी कर हालती है और कमरे में जाकर सो जाती है। 32 मिहिर से मुलाकात। अगले दिन सुबह राधिका की नींद किसी शोर शराबे की वजह से खुलती है। वह उठकर आवाज की तरफ जाती है। जैसे ही वह हाल में पहुंचती है, सामने खड़े आदमी को देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जिस आदमी ने उसे जान से मारने की कोशिश की, आज वह उसके सामने खड़ा था। हाल में राधिका के सामने मिहिर और ऋतु खड़े थे, जो किसी बात को लेकर दादाजी के साथ बहस कर रहे थे। रुद्र अभी तक सो रहा था। आवाज सुनकर आरुषि और सैम भी नीचे आ चुके थे, लेकिन उन्होंने कभी मिहिर को देखा नहीं था तो वह उसे पहचान नहीं पाए। मिहिर को अपने सामने देखकर राधिका की आंखों में गुस्सा उतर आया था। उसका चेहरा गुस्से की वजह से पूरी तरह से लाल हो चुका था, मगर वह इस वक्त यहाँ पर कोई तमाशा नहीं चाहती थी। मिहिर और ऋतु ने एक नज़र राधिका और उसके दोस्तों की तरफ देखा, लेकिन इग्नोर कर दिया। वह लोग राधिका को बिल्कुल भी पहचान नहीं पाए। वह लोग दादाजी के साथ ऊंची आवाज में बहस कर रहे थे। दादाजी, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई इस घर में वापस आने की? मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं ये घर तुम्हें नहीं देने वाला। मिहिर, अरे दादाजी, क्यों इस उम्र में बेकार में पंगे ले रहे हो? एक घर ही तो मांग रहा हूं। कौन सा आपसे आपकी दोनों किडनियां मांग ली मैंने, और अब इस उम्र में क्या करना है आपको इतने बड़े घर का? इतना लालच अच्छा नहीं है। उद्धरण चिन्ह। दादाजी, ये घर मेरे रुद्र का है। इस घर पर सिर्फ और सिर्फ मेरे पोते रुद्र का हक है। मैं इस घर को तुम्हें कभी नहीं देने वाला। मिहिर, अरे यार, क्या ड्रामा लगा रखा है इतने दिनों से? वह छोटा सा बच्चा तो है, उसे इतना बड़े घर की क्या जरूरत है? उद्धरण चिन्ह। दादाजी, ये घर उसके भविष्य के लिए है, समझे तुम? उद्धरण चिन्ह। ऋतु, अरे भविष्य में वह खुद कमा कर बनाएगा ना अपना घर। इतना भी समझ नहीं आता क्या आपको? दादाजी, तुम तो कुछ ना ही बोल तो ही अच्छा है। तुमने राधिका की जगह ली है। दोस्त के नाम पर कलंक हो तुम, समझी? मिहिर, ए बुढ़ू, हम लोग इतना तमीज से पेश आ रहे हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि तुम मेरे ही सामने मेरी होने वाली बीवी के बुराई करो। जुबान संभाल कर बात करो, वरना फिर मुझे अपनी तमीज छोड़नी पड़ेगी। दादाजी, क्या कर लोगे तुम? हाँ। उद्धरण चिन्ह। मिहिर को दादाजी से ऐसे बात करता देख राधिका का पारा चढ़ चुका था। वो जैसे तैसे खुद को कंट्रोल कर रही थी। मिहिर, देखो, इज्जत से बोल रहा हूँ, चुपचाप पेपर्स पर साइन कर दो। अच्छे खासे पैसे दे रहा हूं तुम लोगों को इस घर। उसे पकड़ो और दफा हो जाओ यहां से। कहीं और अपना छोटा सा घर बताओ और शांति के साथ रहो। क्यों बेकार में मुझसे पंगे ले रहे हो? उद्धरण चिन्ह। दादाजी, छी, घृण आती है मुझे अब ये सोचकर भी कि मैंने तुम्हें अपने दामाद के रूप में चुना था। मेरी पोती को गए हुए 1 साल भी नहीं हुआ था और तुमने अपना घटियापन दिखा दिया। अगर मुझे पहले से पता होता कि तुम इतने गिरे हुए इंसान हो तो मैं अपनी पोती की शादी तुमसे कभी नहीं करवाता। राधिका जानती थी कि पिछले 1 साल से मिहिर उसके दादाजी को इस घर के लिए परेशान कर रहा था। राधिका के मुंबई वाले घर की कीमत करोड़ों में थी, क्योंकि उनका बंगला बहुत ही बड़ा था। राधिका के सारे शेयर्स छीनकर भी मिहिर को संतुष्टि नहीं मिली थी, और अब उसकी नज़र इस घर पर थी। वह इस घर को दादाजी से छीनकर उसे अच्छे दामों में किसी और को बेचना चाहता था। वह पहले भी 1-2 बार ऐसे उनके घर आ चुका था। राधिका भले ही मुंबई में नहीं रहती थी, मगर उसके आदमी 24 घंटे उसके दादू और रुद्र पर नजर रखते थे। ये सारी इन्फॉर्मेशन उसे उन्हीं लोगों से मिली थी। यहाँ तक कि दादाजी के इस केस के लिए लॉयर भी राधिका ने ही अरेंज करवाया था, लेकिन दादू को ये बात नहीं पता थी। मिहिर अब पूरी तरह से बदतमीजी पर उतर आया था। अब तक तो आरुषि और से भी समझ चुके थे कि यह वही लड़का है जिसने राधिका के साथ इतना गलत किया था। उसने ऋतु को अपनी होने वाली वाइफ बताया, जिस वजह से आरुषि और सैम ऋतु को भी पहचान गए थे। मिहिर, लगता है आप सीधी तरह से मानने वाले। मिहिर दादाजी के नजदीक आता है और उन पर हाथ उठाने की कोशिश करने वाला था, तभी सैम उन दोनों के बीच आ जाता है और मिहिर को जोर से धक्का दे देता है। ये सब इतना अचानक से होता है कि किसी को कुछ भी समझ में नहीं आता। सैम मिहिर को देखकर वार्निंग देने के अंदाज में बोलता है, इस बार कोशिश कर ली, मगर आगे गलती से भी इन पर हाथ उठाने के बारे में सोचा तो तुम्हारे दोनों हाथ तोड़ दूंगा, समझे? बुजुर्ग है तो इज्जत से पेश आओ, वरना अगर मैं बदतमीजी पर उतर आया तो सही सलामत अपने घर जाने लायक नहीं बचोगे। किसी अनजान लड़के को बीच में पड़ता देख मिहिर को बहुत गुस्सा आता है। दादाजी सैम को पीछे कर देते हैं। तुम इन सब में मत पड़ो बेटा, ये हमारा आपसी मामला है, मैं देख लूंगा। तुम खुद को मुसीबत में मत डालो। मिहिर सही कह रहा है बुढ़ू, सुन ले उसकी बात। तू जानता नहीं है तूने अभी अभी किसे धमकी दी है।
सैम तेरे जैसा 36 को अपनी जेब में लेकर घूमता हूं समझे। उद्धरण चिन्ह। दादाजी रुक जाओ बेटा। तभी राधिका और आरुषि आगे आते हुए कहती है। राधिका नहीं दादाजी, सैम बिल्कुल सही कह रहा है। और आप हमारी फिक्र मत कीजिए, हमें कुछ नहीं होगा। भरोसा रखिए। मिहिर उन तीनों को ध्यान से देखता है। तुम तीनों हो कौन और इस घर में क्या कर रहे हो? पहले तो कभी नहीं देखा। उद्धरण चिन्ह। राधिका हमारे बारे में जानने की जरूरत भी नहीं है तुम्हें। मिहिर राधिका को ध्यान से देखता है। मिहिर आप खूबसूरत है, इसका मतलब यह नहीं कि आप कुछ भी कहेंगी और हम चुपचाप सुन लेंगे। बेहतर यही होगा कि तुम लोग हमारे मामले में बीच में ना पड़ो। राधिका समझ चुकी थी कि मिहिर उसे नहीं पहचान पाया, वरना जिस तरह से मिहिर उसे देख रहा था राधिका को लगा कि मिहिर को शक हो गया है उस पर, लेकिन मिहिर तो रूही की खूबसूरती को देख रहा था। ऋतु मिहिर को साइड में ले जाकर समझाते हुए बोलती है। अजनबी लोगों के सामने तमाशा करने की कोई जरूरत नहीं है, क्या पता ये लोग कौन है। बेहतर यही होगा कि हम कुछ दिनों बाद आए, तब तक ये लोग जा चुके होंगे, हमारा काम आसान हो जाएगा। इन लोगों के सामने बात बड़ी बनाकर हम खुद के पैरों पर ही कुल्हाड़ी मार रहे हैं। बात को समझो प्लीज, इस वक्त हमारा यहाँ से जाना ही बेहतर रहेगा। तुम भी जानते हो कि दादाजी से साइन करवाना आसान है, लेकिन अगर इनके जैसा कोई मदद करने लगा तो हमारे लिए वह काम बहुत मुश्किल हो जाएगा। मिहिर ऋतु की बात से सहमत था, उसे भी समझ आ रहा था कि इन लोगों के सामने तमाशा करने से कोई मतलब नहीं है। वह दादाजी को सीधी तरह से वार्निंग देकर ऋतु के साथ वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद दादाजी राहत की सांस लेते हैं। सैम ये सब क्या चल रहा था दादाजी? कौन है यह आदमी और आपके घर के पीछे क्यों पड़ा है? उद्धरण चिन्ह। वह तीनों ही सब जानते हुए भी अनजान बनने की कोशिश कर रहे थे। दादा एक गहरी सांस लेते हैं और फिर कहते हैं, ये मेरा दामाद था, मेरी बेटी की लव मैरिज हुई थी इसके साथ। लेकिन हमें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि इसकी नज़र सिर्फ हमारी प्रॉपर्टी पर थी। मेरी बेटी ने शादी से पहले ही उसके नाम के सारे शेयर्स मिहिर के नाम कर दिए थे। सारे पेपर्स पर उसकी साइन थी। मुझे लगा कि अगर राधिका ने यह फैसला लिया था तो कुछ सोच समझकर ही लिया होगा, इसलिए मैंने मिहिर को कुछ भी करने से नहीं रोका। लेकिन उसने मेरी बेटी को सिर्फ और सिर्फ धोखा दिया, वह भी मेरी बेटी की सबसे अच्छी दोस्त के साथ मिलकर। अब वह उसे लड़की ऋतु से बहुत जल्द शादी करने वाला है और अब उन दोनों की नज़र हमारे इस घर पर है। वह इसे मुझसे छीनकर किसी और को बहुत ही बड़े दाम में बेचना चाहता है, लेकिन ये घर रुद्र के लिए है और मेरे जीते जी इस घर को हमसे कोई नहीं छीन सकता। वह पहले भी एक दो बार ऐसी धमकी देने यहाँ आ चुका है। आरुषि इतना सब हो गया, आपने पुलिस में कंप्लेंट क्यों नहीं लिखवाई? दादाजी उसकी और उसके पापा की बहुत पहचान है पुलिस में, वो लोग पुलिस को अपनी जेब में रखते हैं। यहाँ तक कि इस बारे में कोर्ट में केस भी चल रहा है, लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं इस मुसीबत का। राधिका आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, कोई ना कोई सॉल्यूशन जरूर मिलेगा। आपका घर आपसे कोई नहीं छीन सकता। दादाजी नहीं बच्चों, आज तुम लोगों ने मेरी बहुत मदद करी, लेकिन मैं नहीं चाहता कि हमारी वजह से तुम लोग किसी मुसीबत में फंसो। अच्छा यही होगा कि तुम लोग वापस अपने अपने घर चले जाओ। हमारी चिंता मत करो। सैम हमने आपके घर का खाना खाया है, दादाजी आपको ऐसी मुसीबत में नहीं छोड़ेंगे। राधिका हाँ आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, बहुत जल्द इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। तब तक के लिए मैं आपके घर के आसपास 24 घंटे की सिक्योरिटी लगवा रही हूँ, वो मिहिर आपके घर के आसपास भी नहीं भटक सकता। उद्धरण चिन्ह। दादाजी क्या, मगर तुम कैसे? उद्धरण चिन्ह। आरुषि दादाजी क्या आपने रूह इंडस्ट्री के बारे में सुना है? उद्धरण चिन्ह। दादाजी रूह इंडस्ट्री, वह बेंगलुरु की जानी मानी कंपनी, जिस कंपनी को पूरी तरह से कोई लड़की हैंडल कर रही है। उद्धरण चिन्ह। सैम जी हाँ वही, रूही उस कंपनी की मालकिन है। दादाजी की होश उड़ जाते हैं ये सुनकर। क्या इसका मतलब तुम रूही अग्रवाल हो? उद्धरण चिन्ह। राधिका हाँ मैं सर हिलाती है। जी। उद्धरण चिन्ह। राधिका अब आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, हम आपकी मदद करेंगे। उद्धरण चिन्ह। दादाजी मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम सबका कैसे शुक्रिया अदा करूं। तुम बच्चों ने बिना किसी मतलब मुश्किल में हमारा साथ दिया है। राधिका ऐसा मत बोलिए दादाजी, अगर आज राधिका आपके साथ होती तो वह भी यही करती जो मैंने किया। आप मुझे अपनी बच्ची ही समझ लीजिए। राधिका की बात सुनकर दादाजी उसके पास जाते हैं और उसे आशीर्वाद देते हुए कहते हैं, जीती रहो, हमेशा खुश रहो, भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे। राधिका मुस्कुराने लगती है। चैप्टर 33 हु इज मिस एंजल।
दादाजी और रुद्र के लिए टाइट सिक्योरिटी अरेंज करने के बाद राधिका, आरुषि और सैम वापस बेंगलुरु के लिए निकल जाते हैं। राधिका का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था उन्हें छोड़कर वापस आने का, लेकिन उसके पास और कोई चारा भी नहीं था। उसने तय कर लिया था कि वह बहुत जल्द दादाजी और रुद्र को अपने साथ बेंगलुरु ले आएगी। अगले दिन जब वह ऑफिस पहुंचती है तो अक्षत वहीं पर उसकी केबिन में उसका इंतजार कर रहा था। इतनी सुबह सुबह अक्षत को अपने केबिन में देखकर राधिका चौंक जाती है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो, वह भी इतनी सुबह सुबह? उद्धरण चिन्ह। अक्षत चेक करने आया था कि मेरी बिजनेस पार्टनर मुझे और मेरी कंपनी को धोखा देकर भाग तो नहीं गई ना? राधिका, धोखा देना मेरी फितरत नहीं है समझे, मैं बस कुछ जरूरी काम के लिए मुंबई गई थी। अक्षत, अपने दोस्तों के साथ घूमने जाने को जरूरी काम नहीं कहते मैडम। राधिका, मैंने कहा ना, मैं जरूरी काम से गई थी, मेरे पास घूमने फिरने का टाइम नहीं है। अक्षत, मेरे पास भी तुम्हारे साथ फालतू बात करने का टाइम नहीं है, मैं बस ये बताने आया था कि आज हम प्रॉपर्टी देखने जा रहे हैं, जो उस दिन नहीं जा पाए थे तुम्हारी चोट की वजह से। राधिका, जो कि आपके गुस्से की वजह से लगी थी महाशय। अक्षत, हाँ ठीक है ना, उसके लिए मैं पहले ही बहुत सॉरी बोल चुका हूँ। राधिका, ठीक है, मैं 2 मिनट में आता हूँ, फिर चलते हैं प्रॉपर्टी देखने। राधिका आज पूरा दिन अक्षत के साथ काम में बिजी रही। पूरा दिन एक साथ रहते रहते दोनों के झगड़े तो बढ़ते ही जा रहे थे, लेकिन अब दोनों को ही एक दूसरे की आदत हो रही थी। दोनों एक दूसरे की फिक्र भी करने लगे थे मगर कभी जताते नहीं थे। इनके 90% झगड़ों में 10% दोस्ती भी थी। राधिका आज देर रात तक काम कर रही थी। फाइनली रात के 3 बजे उसने सारा काम खत्म कर दिया। कॉन्ट्रैक्ट की पूरी फाइल रेडी हो चुकी थी, अब बस उस पर अक्षत के साइन लेने थे। कल सुबह अक्षत के ऑफिस जाकर उसकी साइन लेने का सोचकर राधिका सो जाती है, क्योंकि उसे रात में इतनी देर तक जागने की आदत नहीं थी। वह सुबह उठ ही नहीं पाती क्योंकि वह बहुत ही गहरी नींद में थी। सरिता जी भी जानती थी कि राधिका रात को बहुत देर तक काम कर रही थी, इसलिए वह भी उसे नहीं उठाती। इस वजह से राधिका की आंख सीधा दोपहर को खुलती थी। घड़ी में टाइम देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। ये क्या, दोपहर के 2 बजे बज रहे हैं, मैं इतनी देर तक कैसे सोती रही? उद्धरण चिन्ह। राधिका जल्दी से उठकर सीधा बाथरूम में फ्रेश होने के लिए चली जाती है, क्योंकि 3 बजे ऑफिस में उसकी बहुत ही जरूरी मीटिंग थी। वह जल्दी से ऑफिस पहुंचती है और सीधा मीटिंग अटेंड करने के लिए जाती है। उसकी मीटिंग शाम को 5:30 बजे खत्म होती है। मीटिंग खत्म होते ही राधिका तुरंत अक्षत की ऑफिस जाने के लिए निकल जाती है, क्योंकि उसे आज के आज ही साइन लेने थे। वह अक्षत के केबिन में घुसती है और जल्दी से अक्षत को साइन करने के लिए कहती है। अक्षत एक नज़र घड़ी को देखा है और फिर राधिका को देखते हुए कहता है, आई एम सॉरी, मैं अभी साइन नहीं कर सकता क्योंकि ऑफिस टाइम खत्म हो चुका है। राधिका घड़ी की तरफ देखती है तो ऑलरेडी 6 बज चुके थे। राधिका, यार क्या फर्क पड़ता है, बस एक साइन की तो बात है। अक्षत, सॉरी मैं नहीं कर सकता। राधिका, यार इतना भाव क्यों खा रहे हो? उद्धरण चिन्ह। अक्षत, देखिए मिस रूही, फिलहाल तो ऑफिस टाइम खत्म हो चुका है, मैं साइन नहीं कर सकता, लेकिन आपके लिए ये साइन इतने ही जरूरी है तो आप शाम को मेरे घर आ जाए, मैं वहां पर साइन कर दूंगा। राधिका, लेकिन तुम इस वक्त मेरे सामने खड़े हो तो तुम अभी साइन क्यों नहीं कर देते? उद्धरण चिन्ह। अक्षत, क्योंकि मेरा मन नहीं है। उद्धरण चिन्ह। राधिका बड़बड़ाते हुए बोलती है, तुम्हारे मन की तो ऐसी की तैसी एक्सप्रेशनलेस। अक्षत जी, आपने कुछ कहा क्या? मैंने ठीक से सुना नहीं। राधिका, नहीं तुम्हारे कान बज रहे हैं। अक्षत, ठीक है तो फिर रात को मिलते हैं मेरे घर पर, बाय। अक्षत राधिका के सामने से घर के लिए निकल जाता है और राधिका वही खड़ी गुस्से में अपने पैर पटकती है। रात को डिनर के बाद वह तुरंत फाइल लेकर खुराना पैलेस के लिए निकल जाती है। सरिता जी, इतनी रात गए कहाँ जा रही हो रूही? उद्धरण चिन्ह। राधिका, जरूरी काम है, बड़ी माँ जाना पड़ेगा। उद्धरण चिन्ह। मुकेश जी, इतनी रात गए कैसा जरूरी काम? उद्धरण चिन्ह। राधिका, ये बात तो आप उसे दुष्ट लोमड़ी से ही पूछ लीजिएगा बड़े पापा, मेरा जीना हराम कर रखा है उसने। इतना बोलते हुए राधिका तुरंत गाड़ी की चाबी लेकर निकल जाती है। सरिता जी और मुकेश जी एक दूसरे की तरफ कंफ्यूजन के साथ देख रहे थे। मुकेश जी, दुष्ट लोमड़ी, भला ये कौन है? उद्धरण चिन्ह। सरिता जी, पता नहीं अब इस लड़की ने किससे पंगा ले रखा है। उद्धरण चिन्ह।
राधिका तुरंत खुराना पैलेस पहुंचती है। वहां जाकर उसे पता चलता है कि अक्षत यहां नहीं रहता। अक्षत शुरुआत के दिनों में होटल में ही रहता था, मगर बाद में उसने उसकी कंपनी से नजदीक एक विला खरीद लिया था और वह वहीं पर रहता था। उसके साथ बस 2 लोग और रहते थे, खाना बनाने के लिए और घर की देखभाल करने के लिए। आरुषि राधिका को अक्षत के घर का एड्रेस देती है। राधिका तुरंत वहां जाने के लिए निकल जाती है, मगर पूरे रास्ते को अक्षत के बारे में ही सोच रही थी। राधिका अजीब लड़का है, इतना बड़ा महल छोड़कर बाहर अकेले विला में क्यों रहता है। हो ना हो जरूर कुछ तो गड़बड़ है इसके परिवार में। खैर मुझे क्या, मुझे तो बस कुछ भी करके आज साइन करवानी है। माय गॉड, अगर आज उसे दुष्ट लोमड़ी ने कुछ भी नाटक किया साइन करने के लिए तो मैंने उसका गला दबा देना है। लुक ऑफ ट्रायम्फ। थोड़ी ही देर में राधिका अक्षत के विला पहुंच चुकी थी। वह डोर बेल बजती है तो एक आदमी आकर दरवाजा खोलता है। जी कहिए। राधिका, वो मिस्टर अक्षत खुराना से मिलना था, वो है ना। उद्धरण चिन्ह। आदमी, जी आप अंदर आ जाए। वह आदमी फोन करके किसी से कुछ पूछता है और फिर राधिका से कहता है, आप अंदर जाकर बैठिए सर, बस अभी आ रहे हैं, आप यहीं बैठकर उनका इंतजार कीजिए। राधिका हाँ मैं सर हिलाती है और हाल में अंदर जाकर सोफे पर बैठ जाती है। काफी देर हो जाती है मगर अक्षत अभी तक नहीं आया था। अब राधिका को बहुत गुस्सा आ रहा था। ये लड़का अपने आप को समझता क्या है। हमारी कंपनी की मदद कर रहा है तो क्या अपनी मनमानी करेगा। इसे तो मैं अभी सबक सिखाती हूँ। ऐसे ही खुद से बातें करते हुए राधिका वहां से उठ जाती है और ऊपर की तरफ जाने लगती है। उसे सामने एक बहुत बड़ा कमरा नजर आता है। लगता है यही कमरा है। और राधिका उस कमरे के अंदर घुस जाती है। अंदर काफी अंधेरा था, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। राधिका जैसे तैसे स्विच बोर्ड को ढूंढती है और कमरे की लाइट ऑन कर देती है। जैसे ही राधिका अपने सामने का नजारा देखते हैं उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। बिस्तर के सामने दीवार के ऊपर एक बहुत बड़ी तस्वीर लगी हुई थी जो किसी लड़की की थी। उस लड़की ने पूरे चेहरे को दुपट्टे से कवर किया हुआ था, सिर्फ उसकी आंखें ही अच्छी तरह से नजर आ रही थी। राधिका इस तस्वीर को देखकर अपनी पलकें झपकाना भी भूल जाती है। उसके गले से बस एक ही आवाज निकलती है, ये तो मैं हूँ। उद्धरण चिन्ह। क्रमशः नीला दिल। तो क्या अक्षत की मिस एंजल और कोई नहीं बल्कि राधिका है या रूही। किसकी तस्वीर लगा रखी है अक्षत ने अपने कमरे में। क्या आप लोग सोचकर बता सकते हो कि यह किसकी तस्वीर हो सकती है। 34 राधिका मिस एंजल। अक्षत के कमरे में अपनी बड़ी सी तस्वीर देखकर राधिका की आंखें खुली की खुली रह जाती है। राधिका को समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। दरअसल वह तस्वीर रूही के चेहरे की नहीं बल्कि एक चोली में राधिका की ही थी। वही आंखें, वही रौनक। यहाँ तक कि उस तस्वीर की लड़की की कलाई पर भी आर अक्षर का सेम टू सेम टैटू बना हुआ था जो राधिका के हाथों में था, जिसे वो हमेशा ढककर रखती थी। भले ही पूरा चेहरा दुपट्टे से कवर था, लेकिन राधिका खुद को ही कैसे न पहचानती। राधिका मन में ऐसा कैसे पॉसिबल है। ये तो मेरी तस्वीर है। इसका मतलब अक्षत की मिस एंजल। क्या मैं। उद्धरण चिन्ह। नो नो नो, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, जरूर कोई गलतफहमी हो रही है। राधिका अपनी सोच में खोई हुई थी, तभी कोई पीछे से उसका हाथ पकड़कर उसे खींचता है और राधिका सीधे जाकर अक्षत के सीने से टकरा जाती है। अक्षत को टकराने की वजह से उसे होश आता है। अक्षत बेशर्म अकड़ू बिल्ली, तुम्हारी यह बिना पूछे किसी के कमरे में घुसने की आदत अभी तक गई नहीं। हाँ। उद्धरण चिन्ह। राधिका खुद को संभालती है और नॉर्मल होने की एक्टिंग करते हुए बोलती है, हाँ और मेरी फूटी किस्मत की हर बार वह कमरा तुम्हारा ही निकलता है। अक्षत, मेरे इस कमरे में आना किसी को भी अलाउड नहीं है। अक्षत के इतने करीब रहकर राधिका को उनकी वह किस याद आ जाती है। अक्षत जैसे राधिका के मन के भाव समझ गया हो, वो राधिका को छोड़ देता है। तुम यहाँ क्या कर रही हो। उद्धरण चिन्ह। राधिका, क्या मतलब यहाँ क्या कर रही हूँ। तुमने ही तो बुलाया था मुझे साइन लेने के लिए। अक्षत, अच्छा, मुझे लगा नहीं था कि तुम सच में आ जाओगी। राधिका, मैंने तुमसे पहले ही कहा था मैं अपनी कंपनी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। अक्षत, वैसे तुम्हें इस घर का पता किसने दिया। उद्धरण चिन्ह। राधिका, तुम्हें क्या लगता है। उद्धरण चिन्ह। अक्षत, आरू। उद्धरण चिन्ह। राधिका, हम। उद्धरण चिन्ह। अक्षत अपने हाथ आगे बढ़ाते हुए कहता है, लाओ दो। राधिका 2 कदम पीछे हट जाती है। क्या। उद्धरण चिन्ह। अक्षत, अरे पेपर्स जिस पर साइन के लिए तुम यहाँ आए हो। राधिका, अच्छा हाँ। उद्धरण चिन्ह। राधिका अक्षत के हाथ में वह पेपर देती है। अक्षत जब साइन कर रहा था तो राधिका काफी हिम्मत करके उससे पूछती है, ये तस्वीर, क्या ये तस्वीर। उद्धरण चिन्ह। राधिका अपनी बात पूरी कर पाती उससे पहले ही अक्षत उसकी बात का जवाब देते हुए कहता है,
मिस एंजल, ये तस्वीर उसी की है। मैंने हूबहू मिस एंजल का हुलिया बताया और एक बहुत ही टैलेंटेड आर्टिस्ट ने मेरे लिए मिस एंजल की तस्वीर तैयार कर दी। यह मेरे लिए बहुत खास है। मिस एंजल की बस यही एक तस्वीर है मेरे पास। अब राधिका के सोचने समझने की शक्ति खत्म हो गई थी। उसने अक्षत की बात का कोई जवाब नहीं दिया और अपने घर जाने के लिए निकल गई। राधिका, काफी देर हो गई है, मुझे अब चलना चाहिए। अक्षत, तुम कहो तो मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ। राधिका, नहीं, मैं चली जाऊंगी। राधिका तुरंत वहां से निकल जाती है और अपने घर पहुंचती है। वह सीधा अपने कमरे में जाकर बैठ जाती है। राधिका, ऐसा कैसे हो सकती है? अक्षत की मिस एंजल मैं कैसे हो सकती हूँ? मैं तो उससे कभी मिली भी नहीं थी। तो फिर ऐसा कैसे? एक मिनट, शायद मैं उससे पहले भी एक बार मिल चुकी हूँ। राधिका को अब जैसे सब कुछ थोड़ा थोड़ा याद आ रहा था। फ्लैशबैक, 2 साल पहले, राधिका के बर्थडे के एक दिन पहले। राधिका सुबह सुबह मंदिर गई थी दर्शन के लिए। वह मंदिर से वापस घर की तरफ जा रही थी, तभी उसे अपने सामने एक आदमी नजर आता है जो फोन पर बात करने में बिजी था, इस बात से बेखबर कि एक ट्रक बहुत तेजी से उसकी तरफ बढ़ रहा है। राधिका एक नज़र उसे आदमी को देखते हैं और फिर जैसे ही उसकी नज़र ट्रक के ऊपर जाती है वह जोर से चिल्लाती है और उस आदमी को वहां से हटने के लिए कहती है, मगर इतनी भीड़ में उसे आदमी को कुछ भी सुनाई नहीं देता। ट्रक उस आदमी के काफी नजदीक पहुंच चुका था। राधिका एक पल की भी देरी किए बिना भागते हुए उसे आदमी के पास जाती है और उसे धक्का देकर साइड में गिरा देती है। बैलेंस पर करने की वजह से राधिका भी उसके ऊपर गिर जाती है और ट्रक उन दोनों को छूते हुए तेजी से वहां से निकल जाता है। ये सब इतनी जल्दी हो गया कि आसपास किसी को कुछ भी समझ में नहीं आया कि अचानक से यह कैसा हादसा हो गया। वह आदमी और कोई नहीं, अक्षत ही था जिसकी राधिका ने जान बचाई थी। अक्षत बहुत ही जरूरी काम के लिए इंडिया आया हुआ था, मगर रास्ते में उसकी गाड़ी खराब हो जाने की वजह से वह वही साइड में खड़ा फोन पर बात कर रहा था और तभी यह हादसा हो गया। उनके आसपास भीड़ जमा हो गई थी, लेकिन अक्षत तो राधिका को देखने में ही बिजी था। धूप से बचने के लिए राधिका ने अपना पूरा चेहरा दुपट्टे से कवर कर रखा था, सिर्फ उसकी नीली खूबसूरत आंखें ही नजर आ रही थी। राधिका तुरंत अक्षत के ऊपर से उठती है। अक्षत भी उठकर सीधे खड़े हो जाता है और राधिका को थैंक यू कहने ही जा रहा था, तभी राधिका की नज़र अक्षत के हाथों पर जाती है। उसके एक हाथ से बहुत ही खून बह रहा था। गिरने की वजह से उसके हाथ पर चोट लग गई थी। राधिका ने तुरंत अपने दुपट्टे में से थोड़ा सा कपड़ा फाड़ा और उसे अक्षत के हाथ पर बांध दिया। अक्षत तो बस राधिका को निहारने में ही बिजी था, यहाँ तक कि उसे चोट की वजह से हो रहे दर्द का भी एहसास नहीं हो रहा था। राधिका जब उसे कपड़ा बांध रही थी तब अक्षत की नज़र उसकी कलाई पर बने टैटू पर जाती है, जिस पर डिजाइनर तरीके से आर लिखा हुआ था। राधिका अक्षत को खुद की तरफ यूं देखता हुआ पाकर उससे कहती है, अपना ध्यान रखा कीजिए, जिंदगी बहुत कीमती है, आपके चाहने वाले घर पर आपका इंतजार कर रहे हैं। बस इतना बोलकर राधिका वहां से निकल जाती है। अक्षत तो राधिका की बात सुनकर उसमें इतना डूब चुका था कि उसे एहसास ही नहीं हुआ कि कब राधिका वहां से चली गई। जब राधिका जाते हुए उसे देखना बंद हो गई तब जाकर उसे होश आया। वह जिस तरफ राधिका गई थी उसे तरफ जाता है, मगर वहां पर इतनी भीड़ थी कि उसे राधिका कहीं नहीं दिखती और वह निराश हो जाता है। तभी उसका फोन बजता है। कॉल बहुत ही अर्जेंट था, इसलिए वह कॉल उठा लेता है। कॉल उठाते ही इमरजेंसी की वजह से वह तुरंत गाड़ी में बैठकर वहां से निकल जाता है, लेकिन अपने आदमियों को राधिका के बारे में पता लगाने को बोलता है। लेकिन अक्षत ने उसे लड़की के बारे में सिर्फ इतना ही बताया था कि उसकी नीली खूबसूरत आंखें थी और वाइट रंग के दुपट्टे से उसने अपने चेहरे को ढका हुआ था और कलाई पर आर शब्द का टैटू बना हुआ था। अब इतनी इन्फॉर्मेशन के साथ उसके आदमी राधिका को कैसे ढूंढ पाते? फ्लैशबैक एंड। ये पहली लड़की थी जिसे अक्षत को अपनी तरफ इतना अट्रैक्ट किया था। ऊपर से राधिका ने अपनी जान पर खेलकर उसकी जान बचाई थी, इसलिए वह राधिका के लिए इतना पागल हो रहा था। मगर इस हादसे के अगले ही दिन राधिका के साथ वह वाला हादसा हो जाता है और वह मुंबई से गायब हो जाती है। इसी वजह से आज तक अक्षत अपनी मिस एंजल को ढूंढ नहीं पाया था, क्योंकि जिस लड़की से उसे प्यार हुआ था उस लड़की की पहचान तो हमेशा के लिए खत्म हो चुकी थी। राधिका की अपनी पहचान के नाम पर सिर्फ 3 चीजें थी उसके पास, उसकी आंखें, उसकी आवाज और उसकी कलाई पर बना वह टैटू। उसकी आंखें उसने लेंस से छुपा रखी थी और वह टैटू तो वह हमेशा ही ढक कर रखती थी। और आवाज से किसी को पहचान पाना थोड़ा सा मुश्किल तो था, स्पेशली ऐसी आवाज जिसे आपने सिर्फ एक बार ही सुना हो। पूर्ण विराम। बस इसी वजह से अक्षत राधिका के इतने पास होते हुए भी उसे पहचान नहीं पाया था कि यह वही लड़की है जिसे वह पिछले 2 सालों से पागलों की तरह ढूंढ रहा है। राधिका को समझ नहीं आ रहा था कि वह अब क्या करे।
एक तरफ वह दिल से चाहती थी कि अक्षत को उसका प्यार मिल जाए और वह उसके साथ खुशी खुशी रहे, लेकिन तब उसे नहीं पता था कि अक्षत जिससे प्यार करता है वह लड़की और कोई नहीं, वह खुद ही है। अब राधिका इस उलझन में थी कि अक्षत को सच्चाई बताएं या ना बताएं, क्योंकि अगर वह सच को छुपा कर रखती है तो अक्षत सारी जिंदगी उसे यूं ही ढूंढता रहेगा, लेकिन उसे अपनी मिस एंजल कभी नहीं मिलेगी। दूसरी तरफ राधिका ये भी जानती थी कि अगर अक्षत को पता चल गया कि वह लड़की खुद रूही ही है तो वह कुछ भी करके उसे पाने की कोशिश करेगा। पर राधिका इन सब प्यार और रिलेशनशिप के चक्कर में बिल्कुल भी नहीं पड़ना चाहती थी। ऊपर से अक्षत उसका बिजनेस पार्टनर था, उन दोनों के बीच कोई भी प्रॉब्लम होती तो उसका सीधा असर उसकी कंपनी के ऊपर पड़ता। आखिरकार बहुत सोचने के बाद राधिका ने फैसला कर लिया कि वह अक्षत को इस बारे में कभी कुछ नहीं बताएगी। उसने सोचा कि अक्षत कुछ और दिन उसे ढूंढेगा और फिर जब उसे मिस एंजल नहीं मिलेगी तो आखिर में वह थककर अपनी कोशिश छोड़ देगा और अपनी जिंदगी में बिजी हो जाएगा। फिर सब ठीक हो जाएगा। बस यही सोचकर राधिका ने कभी भी अक्षत को सच न बताने का फैसला किया। अब राधिका अक्षत के सामने और ज्यादा ध्यान दे रही थी। वह ऐसी कोई गलती नहीं करना चाहती थी जिस वजह से अक्षत की नज़र उसकी असली आंखें या उसके कलाई पर बने टैटू के ऊपर पड़े, क्योंकि अगर अक्षत ने उसे देख लिया तो उसे 2 मिनट भी नहीं लगेंगे राधिका को पहचानने में। राधिका ने अक्षत से सब छुपाने का फैसला तो कर लिया, मगर अब अक्षत के साथ रहना उसके लिए बहुत मुश्किल हो चुका था। उसे बार बार अक्षत का मिस एंजल के लिए पागलपन नजर आ रहा था। उसे बिना देखे बिना जाने अक्षत उससे कितना प्यार करने लगा था, ये सोचकर ही राधिका को कुछ कुछ होता था। अब वह अक्षत को ज्यादातर इग्नोर करने लगी थी। अक्षत को रूही के बर्ताव में अचानक से इतना चेंज समझ नहीं आ रहा था, मगर वह इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहता था, इसलिए अपने काम में ही बिजी रहता। रूही अब पहले की तरह अक्षत के साथ ज्यादा झगड़ा भी नहीं करती थी। अक्षत को ये बात अजीब तो बहुत लगती थी, मगर वो इस बात को बाहर नहीं आने देना चाहता था कि उसे कोई फर्क पड़ता है। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। राधिका अब अक्षत के साथ काफी दूरियां बनाकर रहने लगी थी, पर अक्षत ने कभी वजह जानने की कोशिश भी नहीं करी। एक दिन सरिता जी को शॉपिंग के लिए जाना था तो उन्होंने राधिका को अपने साथ आने के लिए कहा। राधिका उनके साथ मॉल में जाती है। 2 घंटे शॉपिंग करने के बाद अचानक से उसके पास डिम्पल की कॉल आती है। वह कॉल उठाती है तो डिम्पल उसे अर्जेंटली ऑफिस आने के लिए कहती है। राधिका इस बारे में सरिता जी से बात करती है तो सरिता जी भी उसे ऑफिस जाने के लिए कहती है। राधिका घर पर ड्राइवर को बोलकर सरिता जी को मॉल से पिक करने के लिए कह देती है और खुद ऑफिस के लिए निकल जाती है। मॉल के पार्किंग में राधिका अपनी गाड़ी को अनलॉक कर रही थी, तभी उसे गाड़ी के साइड मिरर में पीछे से कोई आदमी उसकी तरफ आते हुए दिखाई देता है। इससे पहले कि वह आदमी कुछ करता, राधिका पलटकर उस आदमी के पैरों के बीचों बीच जोर से लात मार देती है। वह आदमी चीखते हुए वहीं पर गिर जाता है। अचानक से उसके आसपास बहुत सारे आदमी जमा हो जाते हैं पार्किंग में और कोई पब्लिक नहीं थी, लेकिन राधिका फिर भी बिल्कुल नहीं डरी। वह एक एक को पकड़ पकड़ कर मारने लगती है, लेकिन तभी कोई पीछे से उसके कंधे पर जोर से इंजेक्शन घुसा देता है। इंजेक्शन बहुत जल्दी असर करता है और राधिका वहीं के वहीं बेहोश हो जाती है। तभी एक वान उन लोगों के पास आकर खड़ी होती है। कुछ आदमी राधिका को उठाकर वन के अंदर डाल देते हैं और कुछ ही सेकंड्स में सब लोग वहां से रफू चक्कर हो जाते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे वहां कुछ हुआ ही ना हो। क्रमशः नीला दिल 35 किडनैपिंग। राधिका सरिता जी के साथ मॉल में शॉपिंग के लिए आई हुई थी, लेकिन तभी उसके पास डिम्पल का कॉल आता है और उसे अर्जेंटली ऑफिस के लिए निकलना पड़ता है। लेकिन कुछ लोग मॉल के पार्किंग में से राधिका को जबरदस्ती किडनैप करके अपने साथ ले जाते हैं। सरिता जी ड्राइवर के साथ घर वापस आ चुकी थी। उन्हें लगा कि राधिका अभी ऑफिस के काम में बिजी होगी तो उन्हें डिस्टर्ब करना ठीक नहीं लगा। वह घर का बाकी का काम देखने लगी, लेकिन रात को जब काफी देर होने के बाद भी राधिका घर वापस नहीं आई तो अब सरिता जी को चिंता होने लगी थी। उन्होंने राधिका को कई बार फोन लगाया पर उसका फोन बंद आ रहा था। सरिता जी मुकेश जी को सारी बात बताती है। मुकेश जी तुरंत डिम्पल को कॉल लगाते हैं। डिम्पल, यस सर, इतनी रात गए अपने फोन किया, कोई प्रॉब्लम है क्या? उद्धरण चिन्ह। मुकेश जी, डिम्पल, क्या राधिका अभी भी ऑफिस में है? प्रश्नवाचक चिन्ह। डिम्पल, क्या? नहीं सर, वह दोपहर को घर चली गई, उसके बाद ऑफिस आई ही नहीं है। मुकेश जी, लेकिन तुमने उसे फोन करके अर्जेंटली बुलाया था ना ऑफिस? उद्धरण चिन्ह। डिम्पल, हाँ सर, मैंने बुलाया था क्योंकि कुछ जरूरी पेपर्स पर उनके सिग्नेचर की जरूरत थी, लेकिन मैम ऑफिस आई ही नहीं। मैंने उन्हें फोन लगाने की भी कोशिश की मगर उनका फोन बंद आ रहा था। मुझे लगा कि किसी जरूरी काम में फंस गई होगी। क्या बात है सर, वह अभी तक घर नहीं पहुंची क्या? उद्धरण चिन्ह। मुकेश जी, नहीं, मैं तुमसे बाद में बात करता हूं।
मुकेश जी फोन रखने के बाद तुरंत आरुषि को कॉल लगाते हैं। सरिता जी भी सैम को फोन लगाती है, मगर दोनों की तरफ से एक ही जवाब मिला कि राधिका उनके साथ नहीं है। मुकेश जी इन दोनों के साथ भी नहीं है तो इतनी रात गए रूही कहाँ जा सकती है? उद्धरण चिन्ह। सरिता जी, है भगवान, कहीं हमारी बच्ची किसी बड़ी मुसीबत में तो नहीं? उद्धरण चिन्ह। मुकेश जी, नहीं सरिता तुम फिक्र मत करो, ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं अभी पता लगवाता हूँ। आरुषि और सैम भी यह जानकर काफी परेशान हो चुके थे कि राधिका अब तक घर नहीं पहुंची। सैम राधिका के घर जाने के लिए निकल चुका था, आरुषि भी राधिका के घर जाने के लिए निकल चुकी थी, लेकिन पहले वह अक्षत के घर जाती है। इतनी रात गए आरुषि को वहां देखकर अक्षत घबरा जाता है। अक्षत, क्या बात है आरु, इतनी रात गए तू यहाँ क्या कर रही है? घर पर सब ठीक तो है ना? पापा और दादी की तबीयत? उद्धरण चिन्ह। आरुषि, घर पर सब ठीक है भाई, मगर। उद्धरण चिन्ह। अक्षत, मगर क्या? उद्धरण चिन्ह। आरुषि, वो रूही। उद्धरण चिन्ह। रूही का नाम सुनकर अक्षत का दिल बैठ जाता है। अक्षत, रूही क्या आरु? क्या हुआ है रूही को? उद्धरण चिन्ह। आरुषि, वो रूही कहीं मिल नहीं रही, तो आज शाम से गायब है, अभी तक घर वापस ही नहीं आई। अक्षत, क्या? ऐसे कैसे वापस नहीं आए? कहाँ गई है वो? किसी को बोलकर नहीं गई क्या? उद्धरण चिन्ह। आरुषि, नहीं भाई, यही तो बात है, वह बिना बताए कभी भी कहीं नहीं जाती। पक्का उसके साथ कुछ बुरा हुआ है, आप प्लीज कुछ करो। अक्षत, अच्छा तू फिक्र मत कर, मैं देखता हूँ, तू अभी राधिका के घर पहुँच। आरुषि राधिका के घर पहुँचती है और अक्षत तुरंत अपने सभी आदमियों को बुलाता है और कुछ भी करके रूही को ढूंढने के लिए कहता है। अक्षत, कुछ भी करो, पूरे शहर का चप्पा चप्पा छान मारो, लेकिन मुझे किसी भी हालत में रूही का पता चाहिए, और वह भी जल्द से जल्द। अक्षत के सारे आदमी काम पर लग जाते हैं। अक्षत खुद भी अपनी गाड़ी निकालकर सीधे उसे मॉल की तरफ जाता है जहां से राधिका गायब हुई थी। मॉल में जाकर वह वहां के मैनेजर से अर्जेंटली बात करता है और सीसीटीवी फुटेज दिखाने के लिए कहता है। मैनेजर अक्षत खुराना को बहुत अच्छी तरह से जानता था, इसलिए वह सीसीटीवी फुटेज दिखाने के लिए मान जाता है। मॉल के पार्किंग की फुटेज में अक्षत देखता है कि कुछ लोग जबरदस्ती राधिका को किडनैप करके कहीं लेकर गए हैं। अक्षत तुरंत अपने आदमी को कॉल करता है। सुनो, मैं एक गाड़ी का नंबर भेज रहा हूं, जल्द से जल्द उसे ट्रेस करो और मुझे लोकेशन भेजो। यस सर। उद्धरण चिन्ह। 10 मिनट के अंदर अंदर अक्षत का आदमी गाड़ी की लोकेशन ट्रेस करके अक्षत को भेज देता है। अक्षत अपने सारे आदमियों को वहां पर आने के लिए बोलता है और खुद भी अपनी गाड़ी के पास जाता है और उसमें से अपनी रिवॉल्वर निकालकर उसे तैयार करता है और गाड़ी लेकर तुरंत वहां जाने के लिए निकल जाता है। यहाँ राधिका, जो कब से एक बंद कमरे में बेहोश पड़ी थी, उसे धीरे धीरे होश आ रहा था। उसके सर में बहुत दर्द हो रहा था। वह अपने आसपास देखती है, लेकिन अंधेरे की वजह से उसे कुछ भी समझ नहीं आता कि वह है कहाँ। उन लोगों ने राधिका को कुर्सी से बांध रखा था। राधिका खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश करती है मगर नाकामयाब रहती है। तभी उसे किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है तो वह फिर से बेहोश होने की एक्टिंग करती है। अबे, इस लड़की को अभी तक होश क्यों नहीं आया? उद्धरण चिन्ह। मुझे क्या पता, तूने इंजेक्शन मारा था, तूने इंजेक्शन में हैवी डोज तो नहीं डाल दिया था ना? नहीं यार, मैंने एकदम बराबर डोज लिया था, तो उस हिसाब से अब तक तो इसे होश आ जाना चाहिए था। पता नहीं यार, अब क्या करें? उद्धरण चिन्ह। तभी पीछे से किसी दूसरे आदमी की आवाज आती है। करना क्या है? जाओ, जाकर ठंडे पानी की बाल्टी ले आओ और इसके मुंह पर मारो। वह आदमी बिल्कुल वैसा ही करते हैं। इतनी ठंड में ठंडा पानी मुंह पर गिरने की वजह से राधिका एकदम से उठ जाती है। अबे पागल आदमी, कुछ अक्ल बकल है कि नहीं? इतना ठंडा पानी कोई डालता है क्या? उद्धरण चिन्ह। अरे वाह, इसे तो होश आ गया। अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जल्दी करो, आज रात की शिप से ही उसे दुबई भेजना है। ये सुनकर राधिका के होश उड़ जाते हैं। क्या दुबई? पर क्यों? कौन हो तुम लोग, और मुझे ऐसे क्यों बंद रखा है? छोड़ो मुझे, किसके कहने पर यह सब कर रहे हो? हाँ। उद्धरण चिन्ह। लेकिन वह सब आदमी राधिका को इस तरह से इग्नोर करते हैं जैसे राधिका वहां पर है ही नहीं। राधिका को बहुत गुस्सा आ रहा था मगर वह अच्छे से जानती थी कि यहाँ पर गुस्सा करने से कोई मतलब नहीं है। वह तरकीब से अपने हाथों की रस्सी खोलने की कोशिश करती है। जब वह आदमी एक दूसरे से बात करने में बिजी थे तब राधिका अपने हाथ की रस्सी खोलने में कामयाब हो जाती है। वह बहुत चालाकी से एक आदमी को अपने पास बुलाती है और जैसे ही वह आदमी उसके करीब जाता है, राधिका पास की टेबल पर पड़ी शराब की बोतल उठा लेती है और उस आदमी के सर पर फोड़ती है। वह आदमी वहीं पर अपना सर पकड़कर बैठ जाता है। दूसरा आदमी राधिका को पकड़ने के लिए जाता है लेकिन राधिका उसके सर पर दूसरी बोतल फेंक देती है।
तीसरा आदमी राधिका के ऊपर गन पॉइंट करता है और उसे रुक जाने के लिए कहता है, लेकिन राधिका एक पल की भी देरी किए बिना सर पकड़कर नीचे बैठे आदमी की जेब से गन निकालकर तीसरी आदमी के पैरों पर फायर कर देती है। गोली लगते ही वह आदमी भी अपना पैर पकड़कर बैठ जाता है। अब आप लोग सो रहे होंगे कि गन चलाना राधिका ने कहां से सीखा। तो उसने इन 2 सालों में सेल्फ डिफेंस की स्पेशल क्लासेज करी थी और इसलिए वह गन चलाने के साथ साथ फाइट करने में भी बहुत माहिर थी। राधिका वहां से बच निकलने में लगभग कामयाब हो चुकी थी, मगर तभी बहुत से आदमी अंदर आ जाते हैं और राधिका को चारों तरफ से घेर लेते हैं। एक आदमी गुस्से से बोलता है, बहुत हो गया ये चूहा बिल्ली का खेल। राधिका, हाँ, और इस खेल में चूहे तुम सब हो। वह आदमी गुस्से से चिल्लाते हुए बोलता है, पकड़ो इस लड़की को, अगर यह भाग गई तो बॉस हम सबको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। राधिका भागने ही वाले थे कि कोई उसके सर पर जोर से डंडा मारता है। उस वजह से वह वहीं बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तो वह फिर से बंधी हुई थी, मगर इस बार रस्सी से नहीं, किसी मजबूत चैन से, जिसे खोल पाना राधिका के लिए बहुत मुश्किल था। राधिका के सामने 4 से 5 आदमी खड़े थे जो उसकी हालत पर हंस रहे थे। राधिका गुस्से से उन्हें पूछती है, कौन हो तुम लोग? किसके कहने पर कर रहे हो ये सब? देखो सच सच बताओ वरना मैं तुम लोगों का वह हाल करूंगी। उद्धरण चिन्ह। लेकिन एक आदमी राधिका की बात बीच में ही काटते हुए बोलता है, यार इस लड़की की जुबान बहुत चलती है, इसको जल्दी से इंजेक्शन मार और इसकी बोलती बंद कर। मेरा दिमाग खराब हो रहा है। इंजेक्शन का नाम सुनकर राधिका डर जाती है। कैसा इंजेक्शन? क्यों कर रहे हो तुम लोग ये सब? उद्धरण चिन्ह। आदमी, ज्यादा आवाज मत कर, बस थोड़ा सा दर्द होगा इंजेक्शन से और फिर तू गहरी नींद में सो जाएगी और जब तक उठेगी तब तक यहां से बहुत दूर होगी। राधिका खुद को छुड़ाने के लिए छटपटा रही थी। एक आदमी इंजेक्शन लेकर राधिका की तरफ बढ़ रहा था। वह राधिका को इंजेक्शन लगते ही वाला था कि तभी कहीं से गोली चलने की आवाज आती है और जिस आदमी के हाथ में इंजेक्शन था वो वहीं पर अपना खून से रंगा हाथ लेकर बैठ जाता है। सब लोग आवाज की दिशा में देखने लगते हैं तो वहां अक्षत अपने हाथ में रिवॉल्वर लिए खड़ा था। अक्षत को वहां देखकर राधिका ने चैन की सांस लेती है, वरना उसे तो बचने की कोई उम्मीद नहीं रही थी। सारे आदमी अक्षत को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी पीछे से अक्षत के सारे गार्ड्स अंदर आते हैं और अंदर खड़े सारे आदमियों को घेरकर गन पॉइंट पर खड़ा कर देते हैं। अक्षत तुरंत राधिका के पास जाता है और उसे छुड़ाता है। राधिका हाथ खोलते ही अक्षर को गले लगा लेती है। राधिका, थैंक यू सो मच। अक्षत, मेरे बिना तुम्हारा क्या होगा यार एकड़ू बिल्ली। उद्धरण चिन्ह। राधिका उसे घूर कर देखती है, तभी एक साथ गोलियां चलने की आवाज होती है और जिस आदमियों ने राधिका को किडनैप किया था वह एक एक करके जमीन पर ढेर हो जाते हैं। गोलियों की आवाज सुनकर अक्षत अपने गार्ड्स की तरफ देखता है, मगर उनमें से किसी ने एक भी गोली नहीं चलाई थी। अक्षत तुरंत अपने आसपास देखता है। उसकी नजर कमरे की खिड़की पर जाती है। वह ध्यान से देखने की कोशिश करता है तो उसे सामने की बिल्डिंग पर शूटर नजर आता है। वह तुरंत अपने आदमियों को उसके पीछे भेजता है और राधिका को उस कमरे से सेफली बाहर लेकर आता है और कार में बैठने को कहता है। राधिका, अक्षत प्लीज जाकर उन आदमियों को चेक करो, हो सकता है उनमें से कोई जिंदा हो। मेरा ये जानना बहुत जरूरी है कि इन सब के पीछे किसका हाथ था। अक्षत, हाँ मैं जानता हूँ, मगर तुम यहीं बैठी रहो और जब तक मैं वापस ना आऊं तुम यहां से कहीं नहीं जाओगी, ठीक है? उद्धरण चिन्ह। राधिका, अक्षत, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। अक्षत, नहीं रूही प्लीज, इस बात पर कोई जिद नहीं, प्लीज मेरी बात मानो। राधिका अक्षत की बात मान लेती है और कार के अंदर ही बैठी रहती है। थोड़ी देर में ही अक्षत उसके पास वापस आता है, मगर उसने कहा कि कोई भी आदमी जिंदा नहीं बचा। वह शूटर काफी शातिर था। उसकी एक गली में ही सबकी जान ऑन द स्पॉट चली गई थी। ये सुनकर अब राधिका काफी परेशान हो चुकी थी। राधिका, अब हमें पता कैसे चलेगा कि इन सब के पीछे किसका हाथ था? उद्धरण चिन्ह। तभी अक्षत के गार्ड्स भी वापस आते हैं। उन्हें भी वह शूटर नहीं मिलता क्योंकि वह वहां से कब का भाग चुका था। इस वक्त रूही से ज्यादा अक्षत गुस्से में था। वह नीचे से एक बड़ा सा पत्थर उठाकर उस घर की खिड़की की तरफ फेंक देता है। खिड़की के सारे कांच इधर उधर बिखर जाते हैं। क्रमशः नीला दिल। आखिरकार कौन हो सकता है राधिका की इस किडनैपिंग के पीछे? आगे जैन के लिए बने रहे हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। नेक्स्ट एपिसोड कम सून।